बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी जो खुसूसी रमज़ान की बराह रास्त नशरियात है रमज़ान शादमान, उसमें खुश आमदीद। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ये जो हमारा खूबसूरत सिलसिला है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस वक्त हर प्रोग्राम में यही जिक्र होता है कि कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है उसके बावजूद भी हमारी टीम हिफाजती इक़दाम ज़रूर लेती है, और उसके साथ साथ मैं भी लेती हूँ, हमारा पूरा नेटवर्क लेता है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये खूबसूरत जो बराह रास्त ट्रांसमिशन है, जो कि काफ़ी अरसे से हर रमज़ान को हम ये खूबसूरत महफ़िल आपके लिए सजाते हैं, रमज़ान शादमान। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस सिलसिले को बहुत पसंद कर रहे हैं, और जो आपकी फ़ीडबैक है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो हमें बहुत, वो कहते हैं ना, मोटिवेट करती है कि और ज़्यादा खूबसूरत आपके लिए शो लेके आया जाए। सो आज के शो में भी आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 0514102251 पे कॉल कर सकते हैं आप। और अगर आपको कॉल ना मिले तो मैसेज आप कर सकते हैं 0335488844 पे। और उसके अलावा K2 सार मिशी खान का जो पेज है, जो कि मॉर्निंग शो का है, उस पर भी आप जा सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा जो K2 TV का इंस्टाग्राम का हैंडल है, उसको भी जो हमारे होस्ट होते हैं समेत मेरे, हमारी जो भी एक्टिविटी होती है वो उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं, और उसको सब्सक्राइब किया बल्कि उसको फॉलो भी कर सकते हैं। साथ साथ मिशी खान ऑफिशियल जो है वो टिकटॉक पे भी है, और रमज़ान के हवाले से मैंने काफ़ी सारे अच्छे खूबसूरत टिकटॉक बनाए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी मिशी खान ऑफिशियल है, एंड इंस्टाग्राम पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। और साथ साथ आज के जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे बड़े ही ज़बरदस्त मेहमान हैं, हमारा जो एक रेगुलर हार्ट से रिलेटेड यानी दिल के अमराज से जो मबनी प्रोग्राम है कार्डियक क्लिनिक, वो बड़ी बखूबी जो है लाइव कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। और जब उन्होंने शुरू किया था तो मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, तो जो पुराना हमारा सेट था उस पर वो तशरीफ़ लाए थे, और उसके बाद अब आपको बहुत ही मुफीद दिल के अमराज के हवाले से आपको गाइड भी करते हैं और आपको बताते भी हैं। हमारे साथ होंगे आज मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री उनको मिल चुका है। हैज़ द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ currently the executive director and chief interventional cardiologist, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो आज आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि आप लोग कॉल करके, और अगर कॉल आपको ना मिले तो प्लीज़ आप मैसेज करके, मैं उनसे जो भी आपके इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो ऑन एयर जो है लाइव वो डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे, और किस तरीके से आप अपने दिल को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि दिल एक ऑर्गन है। वो भी उनसे पूछेंगे कि रमज़ान में लोग ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत बदपरहेज़ी करते हैं, तो उसके हवाले से उनसे बहुत ही मुफीद हमें आज मालूमात हासिल होंगी। तो ज़रूर जो है आप अपने जो भी इश्यूज़ हैं, और जो भी आप मैसेज करते हैं, तो प्लीज़ एग्जैक्ट अपनी एज बताया करें, जेंडर यानी फ़ीमेल मेल वो बताया करें, और अपनी प्रॉब्लम लिखा करें। बहुत लंबे लंबे जो आपके मैसेज होंगे वो फिर ज़ाहिर टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती है, तो इसलिए शामिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ हमारे दूसरे जो आज के मेहमान हैं वो सैयद फराज मुश्तबा हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सैयद जुहान अली अल Fehri Foundation for Quran, Science and Reason. He is author of the renowned book Matter and Life, the Quran, the Science and the Evidence, a book on Quran and science from the perspective of scientific lens. And being the first evolutionary neuropsychologist from the Muslim world, the latest research of Mr. Faraz is in terms of psychological solutions in the Holy Quran. तो आज बड़ी ही मुफीद आज दो गेस्ट होंगे, और मुझे भी बहुत, तो मैंने आज रेसिपी भी ऐसी रखी है जो क्विकली से झटपट आप बना सकते हैं। और हमारी आज बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी नात ख्वां होंगी हाफिज़ा शाहीना, वो हमें खूबसूरत नात रसूल मकबूल सुनाएंगी, और ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स होंगी और गपशप होगी। नाज़रीन, ये कोरोना वायरस के हवाले से प्लीज़, अभी मैं आ रही थी, ऐसा रश हो रहा है कि मैं सोची थी कि मैं टाइम से पहुँचूँगी, इसलिए मैं बिल्कुल एंड वे पहुँची, बिकॉज जो भी जगह है वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, लोग दुकानों में खूब घुसे हुए हैं। तो अभी तक ये देखिए, आप लोगों को गवर्नमेंट भी कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग वो ज़रूरी चीज़ हो तो एक आदमी जाए। अब छोटे छोटे बच्चों को लेके निकले हुए हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। बार बार आपको कहा जा रहा है कि हिफाजत करें, क्योंकि इस बीमारी का, इस वायरस का कोई इलाज नहीं है,
सिर्फ इलाज ये है कि आप अपने आप को महफूज करके रखें। तो अगर आप जाते भी हैं तो बच्चों को और छोटे छोटे बुज़ुर्गों, छोटे छोटे बुज़ुर्ग नहीं सॉरी, छोटे छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को साथ लेके जा रहे हैं तो बहुत बड़े रिस्क लेके आप जा रहे हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल करें एंड बी केयरफुल। और साथ साथ आज का जो बैकग्राउंड में माहिर ज़ैन की खूबसूरत तरीन नात जो है या नबी सल्लम अलैहि का, और अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। जुनैद जमशेद की भी बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल इस वक्त टिकटॉक पे भी हैं, अदरवाइज़ भी हैं, और कवालियाँ भी हैं। तो इन चीज़ों को सुना करें, बहुत ही मीनिंगफुल होती हैं। पूरा साल हम लोग और चीज़ें खुराफात सुनते रहते हैं, लेकिन इनको भी सुनना समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। सो टीम का शुक्रिया। अब जो ऑब्वियसली कोई भी बराह रास्त नशरियात जो है वो जो हमारे प्यारे स्पॉन्सर्स हैं उनके बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो आज का जो कुकिंग सेगमेंट है वो लाया गया है बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग ऑयल बनाने वाले मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनास्पति बनाने वालों ने। और इनके 3 किस्म के ऑयल्स हैं। कुकिंग ऑयल है, मीज़ान कनोला ऑयल है एंड मीज़ान सनफ्लावर ऑयल है। और इनके जो बनास्पति है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी का है, लाइट है और हीक से पाक है। विटामिन ए और डी से भरपूर है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे तैयार करदा है। और जितने भी बाहर की जो सर्टिफाइड क्वालिटी कंट्रोल है उससे सर्टिफाइड है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने जितनी भी कुकिंग अभी तक की है वो कनोला ऑयल में की है, और डीप फ्राइंग के लिए कनोला ऑयल सबसे बेहतरीन है। इनकी दूसरी फ़खरिया पेशकश जो है वो है मीज़ान अल्ट्रा रिच, जो कि चाय की पत्ती है। ऑब्वियसली चाय के बगैर जो है वो हमारी जो महफ़िल है या बातचीत है या अफ्तार सहरी वो इनकम्प्लीट होती है। तो इनकी जो अल्ट्रा रिच चाय है वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरे जो हमारे हैं स्पॉन्सर जो हमारे गेस्ट के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी भेजते हैं वो है इस्लामाबाद टी। उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए और प्रोग्राम को, शो को जो है वो स्पॉन्सर किया। और साथ साथ करशी जामे शीनी, लाल शरबत की जहाँ बात आती है, अफ्तार और सहर की बात आती है और पूरा साल जो है ठंडक की बात आती है, वो है शरबत जामे शीनी। वो भी हमारी अफ्तार जो है इसके बगैर इनकम्प्लीट होती है। सो ये भी इनके और भी बहुत ज़बरदस्त सेहत के हवाले से बड़े अच्छे शरबत हैं और मशरूबात हैं, जिनमें शरबत मक्को है, शरबत कासनी है और संदल शरबत जो मैं इनका पीती हूँ वो गर्मी में आपके अंदरूनी जो सिस्टम है उसको ठंडा रखता है। तो ज़रूर आप इनकी मशरूबात जो है वो ट्राई करें। और क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में मेरी मुलाकात मेरी वालदा और मेरे भाइयों से ऑन स्क्रीन होती है, जहाज़ नहीं है, ट्रेन्स नहीं है, बसेस नहीं है, चल नहीं रही, तो एक तस्कीन होती है कि उनसे मेरी जो है सलाम दुआ जो है लाइव अपने बराह रास्त ट्रांसमिशन में हो जाए। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल हैं आपके, खैरियत से हैं आप? दावर भाईजन, बाबर भाईजन और खावर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। डॉक्टर मोहम्मद खावर जो कि मेरे भाई हैं, उनसे कल इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी। संडे को वो आते हैं। तो इस दफ़ा वो मुझसे कह रहे थे कि भाई मैं इस दफ़ा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अच्छा क्या पहनना है, हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे पहनना क्या है। तो देखिए पहनने ओढ़ने में अभी ईद आ रही है, बहुत आपके ड्रेसेस हैं जो आपकी अलमारियों में पड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने नए बनवाने हैं और उसके लिए आपने टेंशन लेनी है। और बच्चों को भी सिखाएं कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अलमारियाँ, आप देखिए किसी भी खातून की पाकिस्तान में अलमारी खोलें तो वो लदी हुई है कपड़ों से, तो आप दोबारा से उनको रीयूज़ कर सकते हैं। कहीं लिखा तो नहीं है कि आपने दर्जी से पूरा कोरा जोड़ा जो है वो लेके पहनना है। तो ये जितने ड्रेसेस मैं पहन रही हूँ ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, मैं आपको साफ बता रही हूँ। मैं ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से पहनती हूँ, ज्वेलरी चेंज कर देती हूँ, दुपट्टा चेंज कर देती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने जो कपड़ों के ऊपर जो इतना ज़िया आप करते हैं, इतना सरफा करते हैं, प्लीज़ इस ईद को ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से गुजारें। वही पैसे लेके आप सेव कर लें या आप किसी इंसान के लिए कोई और उसके लिए कोई काम कर लें, बजाय इसके आप लोगों को कपड़ों ऑनलाइन लोग पागलों की तरह 10-10, 20-20 हज़ार के सूट्स मंगा रहे हैं। तो प्लीज़ ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर आप बाज़ार नहीं जा सकते तो वही पैसा आप ऑनलाइन। और ऑनलाइन नाज़रीन ये भी बता दूं कि बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं। आप देखते कुछ हैं तस्वीर में, आता कुछ है, बाय द टाइम वो कोरियर वाला भी कहता है कि जी जब तक पैसे दें, पहले पैसे दे के वो चला जाता है, आप पैकेट खोलते हैं तो आगे से फटे पुराने कपड़े निकल रहे होते हैं। तो ये टाइम फ्रॉड्स का भी है। तो प्लीज़ आपके प्यारे प्यारे कपड़े हैं या बेशक बैठ के उनको थोड़ा सा रीडू कर लें और वही पहने, ज्वेलरी पहन के, मेकअप करके, दैट्स अबाउट इट। मतलब इतना आप लोग टेंशन में क्यों आ रहे हैं कि अगर नए जोड़ा नहीं है तो लोगों को, बच्चों को नींद नहीं आ रही या ख़वातीन जो है वो बदहाल हुई हुई हैं। प्लीज़ ऐसे ना करें, आपके पास माशाल्लाह बहुत, लेकिन वो अलहदा बात है
ख़वातीन अलमारी खोलती है, मुंह पे कपड़े गिरते हैं, कहती है हो ये मेरे पास तो कुछ पहनने को ही नहीं है। ये देखें, ये भी होता है। सो प्लीज़ ख्याल किया करें। आज मैंने ज़रा मरून मेरा बड़ा फेवरेट है, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि रमज़ान माशाल्लाह से ऐसा महीना होता है जिसमें आप तैयार हों। ज़रूरी नहीं कि आप बधालों की तरह फिर रहे हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं जिससे आप अच्छे खूबसूरत लग सकते हैं। और अब अच्छे खूबसूरत लगने का ये भी बड़ा ज़रूरी है कि घर में सब लोग हैं, फिर अब आपको और ज़्यादा केयरफुल है कि मर्द हजरात भी अच्छा कोई अच्छे से खुशबू लगाएं, बैठें, फ्रेश हों, ताकि एक दूसरे को देख रहे हैं अगर है आपने 24 घंटे तो ज़रा व्यू जो है वो ज़रा अच्छा होगा अगर आप मेकअप और बाल शाल बना के घर में इजी होके बैठेंगे। खैर आ जाते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी आज बहुत मज़ेदार जो बीफ का कीमा है, आप बेशक चिकन का या मटन का करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कीमा जो होता है मज़ेदार सा वो बीफ का होता है, अच्छी क्वालिटी का बीफ का कीमा 1 किलो के बराबर ये है। साथ में इस तरीके के भुजिया स्टाइल के कटे हुए आलू हैं और साथ में मटर है। ये तीनों चीज़ें हम मिक्स करके बनाएंगे और इसके लिए चाहिए 2 अदद प्याज बारीक चॉप किए हुए, नॉर्मल सालन कट जो होता है, और बहुत ही बारीक चॉप किए हुए ये 2 अदद टमाटर हैं। मसाले इसमें डलेंगे, हल्दी पाउडर डलेगा, इसमें धनिया पाउडर डलेगा 1-1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक और 1 टीस्पून मेरा फेवरेट स्पाइस है ये, वो है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा भुना हुआ। और ये हो गए हमारे कीमे की इंग्रेडिएंट्स। इसमें आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया खूब सारा काट के डालना है, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। ये तो हो गई हमारी मेन डिश, और कोशिश करें अफ्तार के साथ ही कोई ऐसी डिश बनाएं जो रोटी के साथ या आप चावल के साथ खा लें। अब आ जाते हैं आलू की चाट। आलू की चाट बहुत ही इजी होती है। आलू आपने बॉईल करने और इस तरीके के चॉप कर लेने जो आप चाट के स्टाइल के चॉप करते हैं। ये इसके साथ हम इसमें इमली की चटनी जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त, इमली का जो गूदा है उसको आपने भिगोना है साफ़ धो के, उसके बाद उसकी गिटलियाँ निकाल के उसको इस तरीके से, ये पल्प आ गया आपका, ये देखें पल्पी पल्पी सा है, अगर आप ये पल्प यानी इसका गूदा है। ये हम 2 से 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। थोड़ी सी शक्कर जो कि गुड़ वाली शक्कर है वो आधी टीस्पून इसमें डालेंगे, इधर नहीं है लेकिन वो मैं ऐड करूँगी। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे और थोड़ा सा चुटकी बराबर इसमें भुना हुआ साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। और इसमें कॉन्डिमेंट्स जो इसके हैं वो हैं बारीक चॉप की हुई प्याज, ये आप देख लें, बारीक चॉप किए हुए धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर। ये बन जाएगा आपका ज़बरदस्त सी आलू की चाट जो कि कम खर्च है और बाला नशी है। सो अब आज मैं जो कीमा भुनेगा, ये तो खैर सब चीज़ें रेडी हैं। कीमे के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मीज़ान कुकिंग ऑयल। और अब पैन को स्टार्ट करते हैं, और मैं ज़रा एप्रन पहन लूँ नाज़रीन, क्योंकि एप्रन बड़ा ही ज़रूरी एक मरहला होता है। जब तक आप हमारा खूबसूरत सेट देखें और महजूज़ हों, और हमारे जो क्या कहते हैं स्पॉन्सर्स हैं उनके आप देख लें, डब्बे देखें, मीज़ान कुकिंग ऑयल का ये वाला हेल्थी बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग मस्कल्स, यानी मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। और साथ में इनका मैं आज भी इनका कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। कीमा जो हम बना रहे हैं, कीमा मटर और आलू। तो आप कॉल कर सकते हैं और साथ में मैसेज भी कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। और इसमें सबसे पहले माशाल्लाह देखें इतनी अच्छी कूल बॉटल है, और मैं हमेशा इसका ढकना खोल रही होती हूँ। सोचें इतनी को मैं पेंडू हरकत मैंने की है। और इसको आप एक्चुअली ये वाली जगह को खोल के, इसका ऊपर क्लिप वाला है उसको आपने निकाल के, ये पेपर इसका निकाल लेना है और इसको हम सिविलाइज तरीके से जो है ना वो डालते हैं। आप ये देखिए, ये क्लिप किया आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाला। आपने आधा कप के बराबर डालना है इसमें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? आतिका बोल रही हूँ लाहौर से। कौन? आतिका बोल रही हूँ लाहौर से। आतिका बोल रही हैं लाहौर से। क्या हाल है आतिका आपके? ठीक ठाक है आप? हाँ जी, आप कैसी हैं? वो मैं अच्छी लग ठीक, रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत मेरी शुक्रिया आपका। फेवरेट है। फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आज अफ्तारी में क्या पका रही हैं? फ्रेंच फ्राइज पकौड़े आपके जो अंदर बनाए थे कल। फ्रेंच फ्राइज जो पकोड़े जो कल बनाए थे? हाँ जी। अच्छा, वो तो माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्प, जो लोग कहते हैं क्रिस्प बने थे और बहुत मज़े के बने थे। हाँ जी। हाँ। सो ये मुझे बताएं कि आप खुद क्या बनाती हैं? अच्छा, समोसे बनाती हूँ। समोसे अच्छे बनाती हैं? बड़ी मुश्किल चीज़ बनाती हैं भाई, हैं? हाँ जी। चलो वेरी नाइस। तो कोई फरमाइश करना चाहेंगी? डोनट्स सिखा दें बनाना। डोनट्स कैसे बनते हैं? डोनट्स। डोनट्स?
हाँ जी। अच्छा डोनट्स, वो फिर मैं मॉर्निंग शो में आपको बताऊंगी। आतिका, कोई ऐसी चीज़ बताओ ना जो कि हम लोग सारे खा सकें, हैं? अच्छा, जल्दी से, क्या बताओ जल्दी जल्दी। फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखा दें फ्रेंच बेसन के। फ्राइज, चलो सही है आतिका, मैं इंशाल्लाह आपको फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आतिका थी फ्रॉम लाहौर। नाज़रीन आई एम सॉरी, एक चीज़ जो कि बड़ी ज़रूरी है गोश्त कीमा मुर्गी में, वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो आप ऐड कर लेना लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने 2 मिक्स जो है वो मैंने 2 टीस्पून के बराबर इसमें डाला है। अब आप देख लें, ठंडे तेल में मैंने डाल दिया था ताकि छुड़छुड़ाहट ना हो। अब आप देख लें ये अब भुनेगा थोड़ा सा, तो हम इसमें कीमा शामिल करके अच्छी तरह भून लेंगे। और जो आलू की चाट है उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने ये जो चाट मसाला है वो 2 टीस्पून डाल लें या हस्बे जायका डाल लें। सो चलते हैं, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो जब तक ये भी हो जाएगा, हमारी चाट भी सिर्फ असेंबल करनी है वो भी हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। रमज़ान शादमान में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك नाज़रीन खुश आमदीद। अभी हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज बन रहा है रेसिपी में मीज़ान किनोला कुकिंग ऑयल में कीमा मटर और आलू। और कीमा जो है अच्छी तरह भुन रहा है और इसको मैंने पहले प्याज और लहसुन अदरक जो है मिक्स किया था। अब हम इसमें साथ साथ मसाले भी डाल देते हैं। सो इसमें 2 टीस्पून के बराबर ये डलेगा धनिया, ये पूरे 2 टीस्पून ही हैं। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डलेगी। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ सफ़ेद साबुत ज़ीरा जो है वो डलेगा, ये हमने डाला। और हस्बे जायका नमक जो है वो इसमें शामिल करेंगे, कोई 1 से सवा टीस्पून के बराबर, क्योंकि इसमें अभी मटर और वो भी जाएंगे, आलू भी जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से कुक करना है। और इसमें 1 लीमू का रस मैं शामिल कर रही हूँ। ये आप देखिएगा जब आप डालेंगे तो आपको जायका जो है वो बड़ा अच्छा आएगा। और थोड़ी सी जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कीमे की जो हीक होती है वो भी इससे, जो लेमन जूस है यानी लीमू का रस, इससे ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छी तरह हमने भूनना है और भूनने के बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें ये जो इमली का पल्प है जो कि गूदा है, ये भी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसमें मैं 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, ये भी बहुत मज़े का हो जाएगा। तो अब मैं, हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, कुकिंग भी साथ साथ जारी रहेगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पे सबसे पहले बात करेंगे, उसके अलावा दिल के अमराज के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि आज हमारे साथ होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री उनको मिल चुका है और हैज़ द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और एक्स कमांडेंट AFIC यानी आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रह चुके हैं। सो इनसे जितनी मुफीद मालूमात आज हमें मिलेगी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज तशरीफ़ लाए हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनको खुश आमदीद कहते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अज़हर महमूद कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत आप से? सुनाएं? ठीक ठाक है, अल्लाह का फजल, बहुत मुबारक हो रमज़ान आपको। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक अच्छा, हो। मैं लुकिंग बैक, आप कार्डियक क्लिनिक करते हैं, लुकिंग बैक एट द टाइम जब आप हमारे शो में आए थे जो पुराने सेट पे होता था, तब से लेके अब माशाल्लाह यू लुकिंग द सेम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट। बताएं सर, कोविड-19 के हवाले से ऑब्वियसली अभी मेन इशू वही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो पब्लिक है उसका रश भी हो रहा है हर जगह पे, तो उसके ऊपर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहले बता दें कि कितनी सिवियरिटी है अभी इस हवाले से और किस तरीके से हिफाजती इक़दामात पे अमल करना चाहिए? जी जी, आई थिंक जैसे कि आप आई थिंक मीडिया में हर चीज़ बताई गई है और गवर्नमेंट की भी जो हदायत है जी उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है जी कि ये हजूम किसी जगह पे नहीं होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस रखें ठीक। और इंडिविजुअल्स का आपस में जो है वो 6 फुट से ज़्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए और बाहर ज़्यादा गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और इसी में ही इलाज है और एहतियात है कि इसका कोई इलाज तो है नहीं है, कोई दवाई तो है नहीं है इसकी, ठीक। तो इससे एहतियात जो है वो सबसे बड़ा इलाज है। आप घरों में रहें, हाथ अपने धो के रखें, मास्क आप पहन के रखें जब पब्लिक में जाएं जी और रश से परहेज़ करें और जो
नमाज है अपनी घर पे पढ़ें, तरावी आप घर पे पढ़ें, जुमा आप घर पे पढ़ें, जब तक कि इसका ये ख़तरा टल नहीं जाता, पता नहीं चल जाता कि ये बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अभी तक तो कम नहीं हो रही। हम खुशकिस्मत इस लिहाज से रहे हैं कि इसकी शिद्दत वो नहीं रही है जो कि पूरी दुनिया में है, यूरोप में हो गया, अमेरिका में हो गया या बाकी दूसरे ममालिक में है। यहाँ पे शिद्दत ज़रा कम है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये नहीं पता कि अभी ये क्या टर्न लेते हैं इस अगले महीने, इस महीने में, मई में। वो डिपेंड करता है कि अगले 1-2 हफ्ते में क्या होता है सिलसिला। लेकिन एहतियात करते रहेंगे तो ये कंट्रोल में रहेगी, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर उस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है कि आपके अस्पताल भर जाएंगे और आपके पास जगह नहीं होगी। लेकिन इससे बचने का यही तरीका है कि हम एहतियात करें और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। बाहर नहीं निकले, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं कि ये अपने मूड के मुताबिक क्या करेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी से अभी आप आए हैं, ज़रूर आप इस वक्त क्या देख रहे हैं जो सोसाइटी में लोग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, आपके ख्याल में गैर एहतियाती कर रहे हैं वो? उसमें देखिए, यहाँ पे अभी एक बाइक पे अगर 4-4, 5-5 इकट्ठे बैठे हुए हैं जुड़ के, तो वहाँ से चांसेस अगर एक उनमें से किसी एक को भी है तो बाकी जो 3-4 उनको भी वो लगा देगा, उनको भी हो जाएगा। और जहाँ पे हजूम होगा, ये गाड़ी में 5-6 बंदे बैठे हुए हैं तो उसमें से अगर एक किसी को है तो बाकियों को लगा देगा। तो इसलिए जितना आप डिस्टेंस रखेंगे उतना ही आप बेहतर रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी को इन्फेक्शियस है और उसको वो वायरस लग गया है तो वो किसी और का ना फैला, उसी हद तक रहे जब तक कि वायरस की वो हलाकत ना हो जाए। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये इस पे एहतियात करें और इस एहतियात से जो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। और ये ऐसा अनप्रिडिक्टेबल किस्म का वायरस है कि इसका कोई पता नहीं कि किस में शिद्दत अख्तियार कर जाए, और किसी को जो है वो कुछ दिन दे दे और किसी को सिर्फ 2 या 3 दिन दे और आखिरी स्टेज तक जो है वो मरीज पहुंच जाए। तो इसमें से कुछ लोग हैं खुशकिस्मत होते हैं जिसमें बहुत थोड़ी बीमारी होती है और 2 हफ्ते के बाद वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ होते हैं कि इतनी शिद्दत होती है कि 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, और बड़ी जल्दी मौत वाक़ हो जाती है। इस तरह से हमारे डॉक्टर हज़रात भी बेचारे जो मरीजों को देख रहे थे, वो उनको ये लाहक हो गई, फिर नर्सेज को हो गई, पैरामेडिक्स को हुई, और बहुत सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी अमवात जो है इस कोरोना की वजह से, क्योंकि वो उन मरीजों की इलाज में और उनको हैंडल करने में इन्वॉल्व थे। तो उसमें हालांकि सारी जो है उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए थे, अपने वो जो मास्क थे, कैप्स थे, गाउन्स थे, ग्लव्स थे, वो पहने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद हो गया। तो इससे हमेशा जब हम हजूम में नहीं जाएंगे, जब हम दुकानों में नहीं जाएंगे, स्टोर्स में नहीं जाएंगे, रश में नहीं जाएंगे, तो आपको इसके लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लगने के चांसेस। ओके, ठीक है सर। तो ये नाज़रीन आप सुन रहे हैं, आपका कोई सवाल है अमराज कल्ब के हवाले से तो ज़रूर कॉल करें। हमारे साथ डॉक्टर अज़हर महमूद कियानी साहब मौजूद हैं, मेजर जनरल, और बड़ी मुफीद आपको ये बताएंगे। इसके सर ये मुझे बताएं इस हवाले से, अब ज़ाहिर है कोरोना वायरस हर हॉस्पिटल में, तो जो दिल के अमराज के प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से ज़ाहिर है नीचे चले गए हैं कि जिन तो AFIC और ये जो है ये किस तरीके से दिल के अमराज के पेशेंट्स को किस हद तक अभी तक एंटरटेन कर रहे हैं? उसमें देखिए, अब आजकल तो सिर्फ इमरजेंसीज एंटरटेन हो रही हैं, और दूसरा हमने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, अभी मैं तो उसमें से रिटायर हो गया 23 को, वहाँ पे हमने एक लिमिटेड किस्म की OPD शुरू की थी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट शुरू किया हुआ था, और मेडिसिन की जो है जो लोगों को वहाँ से जो फ्री मिलती थी वो सिलसिला शुरू किया था। एक लिमिटेड 500-600 से ऊपर नहीं होता था, लेकिन उनको भी फासले पे खड़ा करके या बैठा के 6-6 फुट के फासले पे, और हजूम नहीं होने देते थे। ठीक है, उससे हम अच्छा मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो इमरजेंसी है वो खुली हुई है, रूटीन के जो एडमिशंस हैं वो नहीं हो रहे, रूटीन की सर्जरीज नहीं हो रही, सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज, और इमरजेंसी जो है वो हार्ट अटैक वाले मरीज या जिनकी एंजियोप्लास्टी है वो हो रही हैं। हाँ, उन लोगों को अगर कोई तकलीफ, हार्ट के जो मरीज़ हैं जो ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें वो दवाइयाँ लेते रहने चाहिए। जो ऑलरेडी उन्हें नुस्खा लिखा हुआ है उन्हें अस्पताल आने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। जब इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी जो है वो 24 घंटे खुली है, वहाँ पे आके अपना दिखा सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। और अगर इमरजेंसी कहीं एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हो सकती है। इसी तरह अगर किसी को इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हो जाएगी। लेकिन जो एक मशवरा है कि वो लोग जिनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको दिल की बीमारी है, स्टेंट पड़े हुए हैं, बाईपास हुए हैं, हार्ट फेलियर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लेकिन दवाइयों के साथ ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, उनको फिर गैर ज़रूरी तौर पे अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वो दवाइयाँ लेते रहें और फिर बीच में कहीं जब मौका मिले तो टेस्ट अपने ज़रा करवा लें। और होपफुली आई थिंक जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा हुआ अगले 1-2 हफ्ते में जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा
तो अस्पताल भी उसी तरीके से खुल जाएंगे, तो फिर आके रूटीन में आके वहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं दवाइयों की वजह से, दवाइयों के बावजूद उन्हें कोई सीने में दर्द हो जाए, उन्हें शक हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हार्ट अटैक तो नहीं कहीं हो रहा है, या हार्ट फेलियर तो नहीं हुआ, या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो गया है, या फिर शुगर जो है कंट्रोल में नहीं रही, तो फिर उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अस्पताल में आके एमरजेंसी में एक दफ़ा आके दिखा लें। ज़रूर ज़रूर नाज़रीन, गौर से सुन लें आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं साथ साथ आई एम सॉरी, बस ये बन ही गया, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। नाज़रीन, ये मैंने इसमें आलू, मटर, टमाटर जो है वो शामिल कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा हम सिर्फ पानी शामिल करेंगे, हल्का सा पानी, और इसको धीमी आंच पे आपने या फिर आपने तवे के ऊपर रख देंगे तो ये बहुत आसानी से पक के जो है ये हो जाएगा। अभी इसको मैंने बस कवर करके हल्की आंच पे रख देना है। दूसरी तरफ जो आलू हैं उबले हुए, उसके अंदर सिर्फ हमने ज़ीरा साबुत डालना है, और साथ में आधी टीस्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, और चाट मसाला डालना है, थोड़ी सी गुड़ वाली चीनी डालनी, मतलब शक्कर डालनी है, इमली डालनी है। इसको मिक्स करना है, इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें मिक्स करके ये हम सर्व कर देंगे। ये बना हुआ है, इसको सिर्फ मैंने असेंबल करना है। एक सर आपकी इजाज़त से एक कॉल ले लूँ? प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी बेटा कैसे, ठीक ठाक हैं? सर ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बेटियां बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, आप जब भी आती हैं अल्लाह की रहमत हो जाती है। वैसे भी आए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर हमारे साथ मेजर जनरल अजहर महमूद कियानी साहब मौजूद हैं। जी जी, मैं जी। कियानी साहब को जानता हूँ जी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जनरल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये सर। बड़े पुराने आदमी हैं हमारे। जी जी सर, क्या पूछना चाहेंगे आप? बस ये कोरोना जो आजकल है वो, और दिल की जो अपना बीमारी का मसला है ना, ये 60 अबव के ऊपर इसको परहेज करना चाहिए, वो जरा थोड़ा सा बता दें कियानी साहब। ठीक है, क्या करना चाहिए दोबारा से बता दें। ये आजकल कोरोना भी है ये, कोरोना? और फिर दूसरा दिल के जो मरीज है 60 से ऊपर जो है उनको परहेज करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए? ठीक है सर, 50 से अबव को कैसे परहेज करनी चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका सर। जैसे हम प्रोग्राम के शुरू में ये बता रहे थे कि सबसे अच्छा परहेज तो ये है कि घर में बैठे रहें, सही गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें, सही। और किसी जगह पे जहाँ पे हजूम हो या लोग इकट्ठे हों वहाँ पे ना जाएं, और आपको इंशाल्लाह ये वायरस नहीं होगा। अगर कहीं आपने किसी दीवार के जो किसी दरवाजे की नाप को आपने हाथ लगा लिया है, या गाड़ी को हाथ लगा लिया है, मोटरसाइकिल को हाथ लगा लिया, तो आके अपने या तो सैनिटाइज़र से हाथ अपने जो है साफ़ कर लें, ठीक या है। फिर अपने हाथ साबुन से धो लें 20 सेकंड तक, ताकि है। अगर कहीं वायरस किसी जगह पे लगा हुआ था और आपके हाथ पे लग गया तो वो उसकी सफाई हो जाए। और ये जो बाहर स्टोर्स हैं वहाँ पे जाने की कोशिश ना करें, ठीक। और घर के अंदर रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे बचे रहेंगे। खुदा न खास्ता कहीं आप ऐसी गैर इरादी तौर पे किसी चीज़ को आप छू लेते हैं तो फिर सैनिटाइज़र लगा लें और जो है अपने हाथ धो लें। और दूसरी जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं, क्योंकि अभी अस्पताल जो है वो उनकी सिर्फ एमरजेंसीज खुली हुई हैं, और अभी कुछ हॉस्पिटल में अभी रेगुलर वो मेडिसिन नहीं मिल रही, तो जो नुस्खे आपके लिखे हुए हैं वो मेडिसिन अपनी बीमारियों के लिए लेते रहें, कोई दिल की बीमारी के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए या शुगर के लिए वो दवाइयाँ लेते रहें, उनमें कोई नागा नहीं आना चाहिए, क्योंकि नागा उसमें आए तो फिर आपकी इमरजेंसी होने के चांसेस है। हाँ, उन दवाइयों के बावजूद अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो फिर आप इमरजेंसी में आके अपने आप को दिखा सकते हैं और अपने टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है ये जवाब का सर एक और कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक शगुफ्ता, आप सुनाइए कैसी रमजान हैं? मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी शगुफ्ता? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप जो आज ये कीमा मटर आलू बना रही है इसके हवाले से बताना चाहूँगी कि मेरा फेवरेट है और you. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि ये जो आपने अभी जिक्र किया था कि कपड़ों वगैरह के हवाले से, ईद के हवाले से, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम मीडिया के हवाले से ये चीज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ कि सिर्फ धुले हुए और साफ़ सुथरे कपड़े ही ईद के लिए ज़रूरी होते हैं, नए कपड़े कहीं नहीं लिखा हुआ कि मास्क हैं पहने। तो ये जो हमारे गरीब लोग हैं बेचारे, निचले तबके के लोग हैं, इनकी भी हौसला अफजाई होगी और ये भी सुन सुन के जो है इनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि वाकई जैसे अब ऑनलाइन लोग मंगा रहे हैं कपड़े, जी। तो सब लोग तो ऑनलाइन नहीं मंगा सकते ना। सही 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 कह रही हैं। तो ये चीज़ जो है अगर हम मीडिया के जरिए इसको फैलाया जाए इस बात को कि सिर्फ धुले हुए कपड़े और पाक साफ कपड़े ही नमाज के लिए ज़रूरी होते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज पहुँचेगा।
इंशाल्लाह और- इंशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने बात की। और कोई आपका इशू है, कोई सवाल है हमारे साथ? जी जी बताइए। मैं डॉक्टर असद साहब से बात करना चाहूँगी। जी जी कर लें मैंने सर, उनसे आपके लिए कॉल। जी जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर मैं आपसे दिल के हवाले से ये बात करना चाहती हूँ कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, क्या उनको कोरोना की ये रेफरेंस से पहले से कोई एहतियात करनी चाहिए, या कि जब कोरोना हो जाता है तो उस वक्त वो दिल पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, या हार्ट पेशेंट्स को जो है वो हो जाता है? इस चीज़ का थोड़ा सा आप बताएंगे कि मतलब पहले से ही उन्हें केयर करनी चाहिए, या जब हो जाता है उस वक्त वो दिल पे ज़्यादा इफेक्ट करता है? जी जी बिल्कुल। आई थिंक वो पहला पार्ट जो आपके सवाल का वो ये है कि जी कि ये ज़्यादातर उन जानलेवा साबित होता है या शिद्दत अख्तियार करता है जिनको पहले से कोई बीमारी हो, जैसे दिल की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, या कोई और क्रॉनिक ऐसी बीमारी हो, उसमें फिर उसका ज़ोर ज़्यादा हो जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें ताकि आपका एक्सपोजर ना हो। जब बाहर अगर कहीं मजबूरी में निकलना पड़ता है तो मास्क पहन के निकलें और ग्लव्स पहन के निकलें, ताकि किसी चीज़ को अगर टच करें तो वापस आके ग्लव्स फेंक दें और प्रॉपर तरीके से वो डिस्पोजल उनका करें। दूसरा सवाल था कि क्या जब कोरोना हो जाता है तो क्या आपको उसकी वजह से दिल के ऊपर असर होता है? तो हाँ जी बिल्कुल, उसके ऊपर जो एक तो फेफड़ों के ऊपर असर होता है और दूसरा जो नंबर आता है वो दिल का आता है। और दिल का कई दफ़ा होता है कि वो दिल के अटैक की सूरत में होता है और कई दफ़ा दिल फेल हो जाता है और कई दफ़ा दिल के अंदर जो नालियों के अंदर जो है वो खून जमा होना शुरू हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है, दिल फैल जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। और ये उस वक्त होता है जब कोरोना जो है शिद्दत अख्तियार करता है और फिर उस वक्त नौबत आ जाती है कि आपको इंटेंसिव केयर में या आईसीयू में दाखिल किया जाए और फिर अगर ज़्यादा शिद्दत हो जाए तो फिर वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है। और ये शिद्दत उस वक्त होती है जब वो जो 15 से 20% लोग होते हैं जिनमें शिद्दत अख्तियार करता है, उन लोगों तक नौबत होती है। 80% तक जो लोग हैं वो माइल्ड इससे बेहतर हो जाते हैं। और जिन लोगों को दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, गुर्दों की बीमारी हो, उनको बाहर निकलने से बचना चाहिए। उन्हें कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो ही ना। जैसे मैंने शुरू में एहतियात आपको बताई कि घर में रहें, हाथ धो के रखें, बाहर निकले तो मास्क पहन के रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली करें, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच। आपके जो जवाब हैं वो बहुत ही तफसीलन होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हमें एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। कीमा जो है, कीमा मटर आलू जो है वो हल्की आंच पे बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा अभी कुकिंग के दौरान ही हरा धनिया जो है वो ऊपर से डाल दूँगी और इसके बाद इसको वापस हम डाल दें। ये देखें, ये डाल के हमने हल्के दम पे इसको दोबारा रख दिया, ये पकता रहेगा। बाकी जो आलू की चाट है वो आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें असेंबल करके ऊपर जो इमली और गुड़ यानी शक्कर का मिक्सचर था वो ऊपर से मैंने डाल दिया। आप अलहदा से भी रख सकते हैं और चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, तो ज़रूर बनाइएगा। अब एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर होंगी, डॉक्टर अज़हर महमूद कियानी साहब मेजर जनरल के साथ बैठी हुई होंगी। तो लेते हैं एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज की रेसिपी आपसे मिस हो गई है तो रात को 11:05 पे रिपीट आएगा और कल सुबह 9:05 पे। सो मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। एंड आज दिल कोविड-19 पे तो बात की सर, दिल के अमराज के हवाले से ये जिनको स्टेंट्स लगे होते हैं उनको क्या ज़्यादा ख़ास एहतियात करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जो उन्हें दवाइयाँ लिख के दी हुई हैं मेडिसिन, वो उन्होंने छोड़नी नहीं है, बाकायदगी से इस्तेमाल करनी। होता ही है जी कि हमारे पास ये लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आते हैं हार्ट अटैक के साथ या किसी और कॉम्प्लिकेशंस के साथ, जब ये अपनी मेडिसिन बंद कर देते हैं। ठीक है। और उसमें से कुछ मेडिसिन हैं वो अगर एक दिन के लिए भी अगर आप छोड़ें तो आपका स्टेंट बंद हो जाता है और स्टेंट के अंदर खून जम जाता है, जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं। ओके। और वो जब क्लॉट बंद कर देता है तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट बंद हो जाता है और आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो मैं पब्लिक मैसेज देना चाहूँगा, जो रोज़ाना हम फेस करते हैं अस्पतालों में और इमरजेंसी में, वो ये होता है कि लोग अपनी दवाइयाँ बंद करके आ जाते हैं। अच्छा, खुद ही नहीं खाते? खुद ही नहीं खाते अच्छा। कि जी मैं ठीक हो गया था या ठीक हो गई थी और मैंने समझा जी कि मुझे तकलीफ़ नहीं है तो मैं
दवाइयाँ बंद कर दूँ। किसी सूरत में भी दवाई बंद नहीं करनी चाहिए जब तक कि डॉक्टर से मशवरा ना कर लें। वो डॉक्टर जिन्होंने आपकी एंजियोप्लास्टी की है या आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको कहें तो आपने मेडिसिन बंद करनी है, वो ना कहें तो आपने मेडिसिन बंद नहीं करनी। और आजकल जैसे रमज़ान अभी चल रहा है, तो इसमें से ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है कि वो लोग दिल के मरीज़ जो कि स्टेबल हैं और जिन्हें कोई तकलीफ़ इस वक्त नहीं है, दवाइयाँ खा रहे हैं और आराम में हैं, उन्हें कोई सिम्टम्स या अलामात नहीं हैं, तो वो अपना रोज़ा आराम से रख सकते हैं, अफ्तारी और सहरी आराम से कर सकते हैं। लेकिन एहतियात ये करनी है कि अपनी जो दवाइयाँ हैं सुबह और शाम वाली वो आपने सहरी और अफ्तारी में लेनी है, और साथ ओवर ईटिंग या वो ज़्यादा खाना पीना नहीं है कि नहीं भूख लगेगी, उससे पेट पे जब फुल होता है तो आपका दिल के ऊपर बोझ पड़ता है, सही। और दिल के ऊपर बोझ पड़ता है तो फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, या आपको एंजाइना या दिल का दर्द होने के चांसेस होते हैं, फेल होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर आपको ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल जा रहा होता है, तो ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर जो है ऊपर चला जाता है। सही। हालांकि रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा महीना, बरकत महीना है, इसमें सेहत आपकी बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप खाना पीना कम रखें, रोज़ा अपना रखें, दवाई बाकायदे से खाते रहें, आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है और आपका जो शुगर है वो भी कंट्रोल में चली जाती है, और आपका हार्ट भी जो है वो सही काम करता रहता है, कंट्रोल में रहता है। सर मेरा एक अपना सवाल था जो मैं बड़े अरसे सोची थी आपसे मुलाकात होगी तो पूछूंगी कि दिल कहते हैं मजबूत होता है, जब उसको एंजाइना या कोई भी अगर हल्का सा दिल का दौरा या आपको कुछ इस तरह का उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो स्पेशली स्टेंट लग, इससे पहले दिल अगर फ़र्ज़ के इसमें एंजाइना का थोड़ा सा हल्का सा अटैक हुआ है तो दोबारा से दिल को मजबूत कर सकते हैं कि वो हमेशा वीक ही रहेगा फिर? देखिए एक उसमें दफ़ा दो चीज़, जब आपको एंजाइना होता है तो आपको एक वार्निंग मिल रही होती है कि दिल को पूरी तरह खुराक या खून नहीं पहुंच रहा, कहीं रुकावट है, सही। तो वो मदद के लिए पुकार रहा होता है। तो आपने उस एंजाइना में ट्रीटमेंट वो करनी होती है कि वो हार्ट अटैक हो ही ना। हो ही ना। दिल उस वक्त डैमेज होता है जब हार्ट अटैक होता है। कि अच्छा। अब जब आप उसको नज़रअंदाज करते हैं और वो एंजाइना होता रहता है और आप उसका ना दिखाते हैं ना उसका इलाज करवाते हैं, और फिर वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। वो वार्निंग देता रहता है और आप उस पर तवज्जो नहीं देते, तो फाइनली वो जब हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक का मतलब ये है कि दिल का एक पट्टे का एक हिस्सा जहाँ पे वो नाली बंद हुई 100% और वहाँ पे खून नहीं पहुँचा, वो मर गया और डैमेज हो गया, परमानेंट डैमेज हो गया। परमानेंट जी हाँ, उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो ये जो कोशिश होती है कि तशखीस, उसका डायग्नोज करें, उसको ट्रीट करें, स्टेंट डालें, बाईपास करें या दवाई दें, उसका मकसद ही यही होता है कि ये आपको हार्ट अटैक ना हो अच्छा, और ना तो ये डैमेज हो। डैमेज हो। तो नाज़रीन जो अंजाइना होता है वो समझ लें वार्निंग होती है, उसी वक्त आप जाके उसको सही तशखीस करवा जी, के जी। इलाज हो सकता है। सर इलाज उसके बाद बिल्कुल उसका? इलाज हो सकता है। अच्छा। देखिए अगर आपने वक्त पे इलाज करवा लिया और अगर आपने टेस्ट आपने करवा लिए और चले एंजियोग्राफी तक भी नौबत आ गई। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो हमें सही। 100% बीमारी के बारे में बताता है बता कि देता है। कितनी नालियां बंद हैं, कितने फीसद बंद हैं, इतने फीसद बंद हैं कि दवाइयों से गुजारा हो सकता है, सही। या ज़्यादा टाइट बंद है, स्टेंट डालना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी या बाईपास करना पड़ेगा। तो वो जब पता चल जाता है, तो जब इलाज हो जाता है तो दिल तो बचा रहता है और फिर आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। और अगर आप अपनी मेडिसिन और एहतियात जारी रखें तो तकरीबन आपकी नॉर्मल लाइफ होती है, फिर आपको हार्ट अटैक होने का डर डर नहीं होता। ये एंजाइना के फ़ौरन बाद। जी, तो फौरन प्लीज़ नाज़रीन एंजाइना किसी को भी है तो उसके फ़ौरन बाद उसका इलाज ज़रूर करवाएं। सर बिल्कुल। एक कॉल है, कॉल से बात। जी, जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है जी ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? जी, मैं आसिया बोल रही हूँ अटक से। मुझे जरा डॉक्टर साहब से बात करनी है प्लीज। जी जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब असल में ना मैं डायबिटिक भी हूँ और मैं ना बीपी भी हाई हो जाता है और जो मेडिसिन खा रही हूँ और मेरा बाजू स्वेल हो जाता है ना, लेफ्ट बाजू। जी जी। ये दवाई का नाम अब बताओ। और अवसार प्लस 20 जी 12 mg 6 मैं हाफ सुबह और हाफ रात को खाती हूँ जी और इंसुलिन भी लगाती हूँ। और दिल के लिए डॉक्टर ने पहले मुझे दी थी सेस्टिक 2.5 mg और अभी दिए उन्होंने मुझे कार्डेट। लेकिन मेरा बाजू ऑलरेडी स्वेल हो जाता है, चेहरा भी स्वेल हो जाता है। जी। उसमें से आप आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 57। 57। और शुगर और ब्लड प्रेशर कब से है आपको? ये ब्लड प्रेशर तो मेरा भी हुआ है लेकिन शुगर को काफी टाइम हो गया, 7-8 साल, और अभी इंसुलिन लगाती हूँ। और ये जो दवाइयाँ आप लेते हैं इससे दोनों चीज़ें आपकी कंट्रोल रहती हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर? जी जी। अच्छा।
और ऐसा कोई चलने से आपका ब्लड प्रेशर जो है 140-90 से नीचे रहता है, जी जी। और शुगर आपकी सुबह की 120-30 से ऊपर नहीं जाती है, और शाम वाली 160-70 से ऊपर नहीं जाती। हाँ नहीं, कभी कभी चली जाती है डॉक्टर साहब, जब बदपरहेजी करती हाँ, हूँ तो। बहुत परहेजी ना किया करें ना। ये जब होती है, देख जब आपकी इन दवाइयों के साथ शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, तो आपका दिल ना डैमेज होता है, ना गुर्दे आपके डैमेज होते हैं, ना दिमाग डैमेज होता है, ना आंखें डैमेज होती हैं। तो आप अगर ये जी दोनों चीज़ों को कंट्रोल करके रखेंगी तो इंशाल्लाह नॉर्मल बंदों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगी, जिनको ऐसा ब्लड प्रेशर या शुगर हुआ ही नहीं है। और साथ ही डॉक्टर साथ साहब, असल में लेफ्ट बाजू स्वेल होता है ना, ठीक ठाक इतना लटक जाता है ना। वही वो आप एक दफा डॉक्टर साहब को दिखा लें कि वो क्यों उसको स्वेल करता है, क्यों सूज जाता है, क्या उसकी कोई नाली किसी में रुकावट है, या एक दफा होता ही है। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे दाएं और बाएं बाजू में बड़ा फर्क होता है। देखिए, हम दाएं बाजू को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, सारे काम उसी से करते हैं, और बाएं बाजू से नहीं करते, तो कई दफा फिर बाएं बाजू दाएं बाजू के मुकाबले में थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो आपको लगता है कि शायद ये स्वेल कर गया। ये स्वेलिंग नहीं होती, ये इसका इस्तेमाल कम होता है, इसके ऊपर चर्बी ज़्यादा होती है, और इसलिए इसका वो उस हिसाब से मसल नहीं बनते जो राइट वाले बनते हैं। तो ये ज़्यादातर, ये एक दफ़ा डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखा लें कि क्या ये वाकई कोई स्वेलिंग उस सूरत में होती है जब आपकी एक वेन या आर्टरी उस एरिया से कोई बंद हो, और उसकी अपनी अलामात होती हैं, वहाँ से पता चलता है। ये जो होता है ज़्यादातर ये पट्ठों का दर्द होता है, या वैसे ही कोई स्वेलिंग इस तरह चर्बी जो है ना इस्तेमाल करने की वजह से होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बड़ा डिटेल्ड जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये उल्टे हाथ का नहीं इस्तेमाल होता, फिर इधर का अगर बाजू बढ़ तो फिर कैसे, मतलब इसको इससे भी करें कुछ उसको भी काम? इस्तेमाल करें। अच्छा, फर्ज करें आप आटा गूंद रहे हैं, तो इसको ज्यादा यूज करने के बजाय इसको ऐसे ऐसे करें। ज़्यादा बिल्कुल, कोई भी काम आप फिजिकल कर रहे हैं जहाँ से बाजू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाएं बाजू को भी साथ इस्तेमाल बाएं करें। बाजू को लेके चले नाज़रीन, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, हाथ सो जाना, लाइक ये पूरा सोते में ये जगह सो जाना, या आधा बाजू सो जाना, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, कई दफ़ा बॉडी पोस्चर आपका ऐसे होता है, जब आप सोते हैं तो आपका बाजू या कोनी नीचे आ जाता है, और नर्व होती है, वो नर्व के ऊपर जोर प्रेशर पड़ता है, तो वो सुन्न हो जाता है। और जो ही वो आप उठते हैं, प्रेशर हट जाता है, तो वो सुन्न वो ठीक हो जाता है। इसको थोड़ा सा कई दफ़ा टाइम लगता है। और कुछ लोग जो हैं जिनकी उम्र जो है वो 50 साल से ऊपर हो, उसमें कई दफ़ा ये मोरे जो हैं, गर्दन के मोरे हैं, जैसे सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, इनमें थोड़ी सी तंगी आ जाती है, और इसमें से पेयर्स नर्व्स के बाहर निकले होते हैं जो दोनों बाजुओं को सप्लाई करते हैं। ओके। उनके ऊपर दबाव आ जाता है, उनके दबाव की वजह से आपके बाजू सुन्न हो जाते हैं। और अगर आपको इस तरह के सिम्टम और आप दाएं या बाएं गर्दन से देखते हैं, या ऊपर या नीचे देखते हैं, तो आपको दर्द होता है या सुन्न हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप तकिया जो रात को सोते हुए पतला इस्तेमाल करें, ऊंचे वाला तकिया इस्तेमाल ना करें, तो बहुत सारे ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होकर आते हैं, जी मैं सोता हूं तो मेरा बाजू सुन्न हो जाता है। उसे ये डर होता है कि कहीं मुझे फालिज तो नहीं हो रहा, या उस तरह की कोई अलामात तो नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होती। ये खाम खा का जो है उन्हें वो खौफ होता है। और हाँ, जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर होती है उनको कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। उनमें बगैर प्रेशर के अगर सोन होना शुरू हो जाए तो उन्हें आगे ज़रूर बताना चाहिए। शुगर वाले तो वैसे भी हैं कि अगर उनकी कंट्रोल शुगर ना रहे तो उनकी सनसनाहट और शुरू हो जाती है, पाँव में, टांगों में और हाथों में शुरू हो जाती है। सही बात। तो इसका मतलब है कि उनका शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं रहा। और अगर बहुत लंबी शुगर हो जाए, 15 से 20 साल की हो जाए, तो उसमें से हम न्यूरोपैथी कहते हैं, और ये जो नर्व्स हैं ये सुन्न हो जाती हैं, और उसके लिए फिर ये शुगर का कंट्रोल अच्छा, और कुछ विटामिन थोड़े से उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि शुगर को कंट्रोल करके रखें। कंट्रोल करके रखें। डॉक्टर साहब ये भी होता है ना, देखिए लोग जिस तरह सोते हैं, बहुत सारे लोग जो है 4 तकिए रख के ऐसे लगता है बैठे हुए हैं और वो सो रहे हैं। तो ये सोचें ये कितना, ये आप ये बताएं। आपका पोस्चर को बड़ा ये खराब मेरी करता है। अम्मी भी करती हैं, 6 तकिए रख के ना बैठ के सो रही होती हैं कि नहीं। उसमें ना सिर्फ आपके गर्दन के मोरे जो है वो खराब होते हैं, कमर के मोरे वो खराब हो जाते हैं, और आपकी टांगे भी सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, और बाजू भी सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब अम्मा सुन लें आप, मैं आपको कहती हूँ, वो क्या करती हैं, 2 तकिए रखे ना, फिर एक तकिए को मोड़ के ना, ताकि आधा सर यूं खड़ा हुआ हो। तो प्लीज सर, इसलिए अम्मा जी प्लीज, मैं कब से कह रही हूँ ये पोस्चर बहुत गलत है। गलत पोस्चर है, और इसमें से आपके जो मोरे हैं और जो स्पाइन है वो उसको बड़े बुरी तरह मुतासर करते हैं, और आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, बाजू सुन्न, टांगे सुन्न हो जाती हैं, टांगों में दर्द निकल आता है, और बैक एक जो है निचली कमर वाला जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, आप आज आए, बड़ी मुफीद आपसे मालूमात हासिल हो रही है। कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं?
जी मैं इस्लामाबाद से नरगिस बात कर रही हूँ। कैसे हो जी आप? ठीक हो? बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू नरगिस, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी जी हम? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, करें करें डॉक्टर साहब आपसे बात। जी 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 ये मेन तकरीबन जब से रमजान शुरू हुआ है मेरा बीपी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और बीपी जो है 200 से ज्यादा ऊपर चला गया। मेडिसिन खाने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा। इसके लिए कुछ आप बता दें। कितना कितना चला गया ऊपर? आप मुझे लेवल बता सकती हैं जब आपने चेक करवाया तो मेरा कितना? बीपी जो है 32 चला गया, 232 पे चला गया है। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा। लगता ये है कि आप अपनी इफ्तारी में जो है वो चाट, समोसे, पकोड़े ज़्यादा नमक के साथ खा रही हैं और नहीं उससे अभी चला फिलहाल जाता है। तो हम ये चीजें अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ये चीजें तो हो ही नहीं रही। अभी तो नॉर्मली जो है वो हो रहा है। नॉर्मली तरीके से जो इफ्तारियां सहरियां हो रही हैं ये चीजें तो अभी चल ही नहीं वो रही। अभी अभी आप दवाइयाँ कौन सी ले रही हैं? मैं अभी जो दवाई अभी मेरी 2-3 दिन पहले पहले मैं जेवर खाती थी। उसके बाद जो अभी न्यू डे में डॉक्टर ने अभी की है वो मैं खा रही हूँ। न्यू डे कितनी लेती हैं आप? वो सुबह एक हाँ। 7 लोपरेन खा रही हूँ। 7 इस तरह वो एक और मेडिसिन उन्होंने दी वो खा रही हूँ मैं। तो आप- लेकिन बीपी मेरा कम नहीं हो रहा। नहीं, बीपी कम हो जाएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, ये जो रमज़ान है, ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रमज़ान में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बशर्ते कि आपने सहरी में और अफ्तारी में कोई नमकीन चीज़ें नहीं खाई। आपका नमक का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो सिर्फ तरकारी में होना चाहिए और इतना थोड़ा होना चाहिए कि घर वाले कहें कि और डालने की ज़रूरत है, और ये और जो सर बाकी जो दूसरा- तली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। जी सर दूसरा ये है कि जो राइट साइड पे बाजू में बहुत पेन आती है। और जो दूसरी बात है कि हर टाइम जो चेस्ट में है ना वो जैसे चुभन होती है ना, और चुभन चुभन रहती है जी, हर आपकी टाइम आपकी चेस्ट में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35। हाँ, 35 पे ये चुभन जो है ना ये उसी सूरत में शुरू होती है जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला जाए तो सीने में प्रेशर और दबाव आ जाता है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेरा मशवरा ये है कि आप न्यू डे को एक सुबह और एक शाम को करें, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे होना चाहिए, और आप सुबह के वक्त भी कम खाएं, शाम को भी ज़रा कम खाएं, ताकि वज़न भी आपका वज़न ज़्यादा तो नहीं है? ओह सॉरी डॉक्टर साहब, जी चले, कोई बात नहीं। अगर वजन ज्यादा है तो इससे वजन भी आपका कम होगा। कम खाएंगी और अपनी ब्लड प्रेशर की जो गोली है न्यू डे से सुबह शाम ले, और नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। बिल्कुल ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और साथ में मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, आपका स्टार साइन क्या है? मेरा टॉरस। टॉरस। तो आपकी बर्थडे है अभी? जी हाँ। कब है? 24 को होगी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे Thank डॉक्टर you, साहब, thank आपको you, बहुत thank you very मुबारक हो। much. Thank you, और ऑन बहुत दिस नोट मैं बड़ा यहाँ पे पोज बना के बैठी हूँ। डॉक्टर साहब, अच्छा आपके प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में क्या आपको फर्क लगता है? बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक जल्दी से बता दें। नहीं नहीं, एंटरटेनिंग भी है ना थोड़ा सा? बिल्कुल चलिए। एंटरटेनिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक वो इंटरेक्शन है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है, और आपका भी प्रोग्राम चल रहा होता है, और साथ साथ आई थिंक लाइटली जो हेल्थ रिलेटेड टिप्स हैं वो भी साथ मिलती रहती है। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं। कुछ आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेजर जनरल डॉक्टर साहब के लिए, लेकिन मैं जल्दी से एक सवाल, मेरा करियोटेड डॉपलर हुआ है, मेरी गर्दन के राइट साइड की 25% ब्लॉकेज है, इसका क्या हल है? उन्होंने लिखा है कि मैं लो प्लेट प्लस 75 mg सुबह, रोविस्टा 5 mg रात को लेता हूँ। जी ठीक है। आई थिंक हमारा ये जो कैरोटिड जो है ये एक नाली शहरग होती है जो कि दिमाग को खून सप्लाई करती है, और ठीक ये है। जब बंद होती है तो फिर आपको फालिज हो जाता है, ओके। या आप बेहोश होते हैं या स्ट्रोक हो जाता है। ओह नो। तो ये 25% तो बहुत थोड़ा है, इसलिए कोई फिक्र वाली बात नहीं। लेकिन ये जो मेडिसिन ले रहे हैं ये ब्लड थिनर ले रहे हैं, साथ कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, ये दोनों मेडिसिन ठीक है, ये लेते रहें और कोई फिक्र करने वाली ज़रूरत नहीं है। खुराक में आप परहेज़ करें ताकि चिकनाई ज़्यादा ना हो, और ये कैरोटिड जो आपकी ब्लॉकेज आई है 25% ये बढ़े ना। ये जब 80% या इससे बढ़ती है तो फिर हम इसमें स्टेंट डालते हैं। ओके। हाँ, उससे पहले पहले दवाइयों से ही गुजारा करना होता है। ठीक है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसको कंट्रोल करके रखना होता है। चिकनाई का कम इस्तेमाल करना होता है। सिगरेट अगर पीते हैं तो वो बंद करने होते हैं। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना होता है, और वॉक या वर्जिश जो है वो करनी ज़रूरी है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। एक सीमा ने आपटाबाद से लिखा था कि हार्ट पेशेंट क्या रोज़ा रख सकते हैं?
जी जी बिल्कुल। आई थिंक अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपकी बीमारी कंट्रोल में है और आप मेडिसिन खा रहे हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं है, जिनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, जिनको स्टेंट पड़ चुके हैं और पुराने हार्ट अटैक हुए हैं या हार्ट अटैक नहीं हुए, एंजाइना है और लेकिन एंजाइना कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो अपने रोज़े रख सकते हैं। एक सिर्फ होता ही है क्योंकि ये रोज़ा लंबा है, कम से कम 15 घंटे का ये रोज़ा होता है, तो उसमें पानी की एक कमी थोड़ी सी हो जाती है। तो इन ठीक है। लोगों को ये एहतियात करने की ज़रूरत है कि सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त जो है वो पानी का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करें। खुराक जो है पेट भर के जो है वो खाना नहीं खाना चाहिए, ज़रा थोड़ी सी भूख रख के खाना खाना चाहिए। और जो मेडिसिन है वो किसी सूरत में मिस ना करें। जो सुबह की दवाई है सुबह के वक्त लें, जो शाम की दवाई है वो शाम के वक्त लें। भूलें ना दवाई, क्योंकि फिर दिन के वक्त आपको मौका नहीं मिलेगा दवाई खाने का। जी। तो जो आपने ले ली उसी का फिर असर होगा। कई दफ़ा होता है कि अगर आप दवाई भूल गए तो फिर डर होता है कि कहीं खुदा न खास्ता आपको चेस्ट पेन ना हो जाए या क्लाट ना कोई बने या कोई हार्ट फेलियर वाली कोई दवाई ले रहे थे तो दोबारा फेफड़ों में पानी ना भर जाए और आपको मसला ना हो। इसलिए ज़बरदस्त। दवाई अपनी बाकायदगी से लें। ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं इख्तियार बोल रही हूँ रावलपिंडी से। कौन? मैंने इख्तियार। इख्तियार, क्या हाल है इख्तियार आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी जी, फरमाइए। मेरे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने सारा प्रोग्राम ही देखा, मैंने वहाँ से देखा जहाँ मोरों की सुगड़ने की बात इन्होंने की थी। जी जी। मेरी एज है 60 साल। तो मेरी उसमें ना, मैं पंखा साफ कर रही थी, मेज से मैं गिरी हूँ तो मेरा बाजू जोर से दीवार पे लगा। मैंने जिससे मेरे कंधे में दर्द हुआ, एक्सरे करवाया, वो बिल्कुल ठीक निकला, लेकिन मेरे मसल फ्रैक्चर हो चुका हुआ था। इस बात को तकरीबन 3 महीने हो गए, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा। बहुत दर्द होता है। अब वो दर्द देखिए, वो दर्द तो काफ़ी देर तक रहता है। मैं नॉर्मली, आपको पता है कि मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। जी जी ये ज़्यादातर जो है वो रिमेटोलॉजिस्ट या आर्थोपेडिक वाले हैं, वो इसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ था तो ये कई दफ़ा दर्द रहता है किसी ख़ास पोस्चर में, तो आप कोई ना कोई जो आपको पेन किलर सूट करता है वो आप करते रहें। और एक दफ़ा जो है आप आर्थोपेडिक वालों को ज़रूर दिखा लें। हो सकता है कि जब एक्सरे आपने पहले भी जो है वो किसी आर्थोपेडिक वाले को दिखाया था, हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाया था या आम डॉक्टर को दिखाया था। कई दफ़ा होता ये है कि एक्सरे आप कोई और देखता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता या नॉर्मल नज़र आता है। जब ये एक रेडियोलॉजिस्ट या आर्थोपेडिक सर्जन जो है, जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है, वो देखते हैं तो उन्हें उसमें कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती है। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि एक दफ़ा ज़रा उन्हें ज़रूर दिखा दें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों के मैसेजेस भी मैं शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉल करते हैं ना तो उससे टाइम सारा जो है ना वो निकल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये मुझे बताएं कि एज के हवाले से दिल को मजबूत, और दूसरी बात ये कि जो एक फ़र्स्ट एड किट होती है, जो किसी को अगर फ़र्ज़ करें बाहर हार्ट अटैक हो गया है या हो रहा है, तो आपकी उसकी तीसरे बंदे या दूसरे बंदे को किस किस को ये एक आपने किट बताई थी पिछले प्रोग्राम में कि वो रखनी बड़ी ज़रूरी होती है जेब में या बैग में, वो क्या क्या चीज़ें होती उसमें हैं? एक तो डिस्प्रिन की जो टैबलेट डिस्प्रिन। आम जो डिस्प्रिन मिलती है ठीक। रेकन कोलमैन की, उसका एक पत्ता पड़ा होना चाहिए। ठीक है। एंजिसिड एक गोली होती है जो कि दिल वाले मरीज जो हैं एमरजेंसी में ज़ुबान के नीचे रखते हैं कि दिल की नाली जब तंग होती है वो ज़ुबान के रखते हैं तो दिल की नाली खुलती है, तो उससे आपका दर्द वगैरह सीने का वो ठीक हो जाता है। एनजी सेड, ये फर्स्ट एड है। जी हाँ। एनजी सेड, ओके। एंजिसिड। ओके। ये और इस तीसरे एक था पैच था। पैच। एक हाँ वो प्लास्टर था जो सीने पे लगाना होता है, डेपोनेट पैच। वो आजकल आई थिंक काफ़ी अरसा हो गया पाकिस्तान में वो दस्तयाब नहीं है। वो उसका नेमल बदल? उसका नेमल बदल भी नहीं है यहाँ पे कोई। हमारे पास 2-3 कंपनियों के पैचेस आते थे, वो सारे के सारे बंद हो गए। और हमारा गवर्नमेंट को भी यही मैं 3-4 दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, राइटिंग में भी भेज चुका हूँ, हाईएस्ट लेवल पे भी भिजवा दिया है, लेकिन सम ऑफ द अदर वो अभी तक मुल्क में अभी आए तक नहीं है। अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा वो डॉक्टर अगर हो जाए तो वो आप उस वक्त सीने पे लगा सकते हैं जब पेन हो। और फिर जहाँ से अब दूसरा जो है इसमें ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि डिस्प्रिन अगर आप समझते हैं कि आपके सीने में सेंटर में दर्द हुआ है ठीक। और सीने पे फैल गया है सही। और आपके गर्दन पे चला गया, निचले जबड़े में चला गया या बाजुओं में चला गया, सही। तो आप फौरन एक जो डिस्प्रिन की गोली है वो चबा के खा जाए। चबा के जी खाएं। हाँ, उससे उसका असर जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है। ओके। और डिस्प्रिन का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप लेते हैं, नॉर्मली जब आपको दर्द हो रहा होता है या अटैक हो रहा होता है तो ये खून की नाली जो कि 70-80% ब्लॉक होती है तो वो काम चलाए रखती है,
फिर अचानक ये होती है कि वो जो 20% उसकी बच गई उसमें खून का लोथड़ा आके बैठ जाता है, क्लॉट बैठ जाता है, उसको टोटल 100% बंद करके आपको हार्ट अटैक कर देता है। और डिस्प्रिन ये करती है कि वो जो 20% आके क्लॉट बैठ गया है उसको जाके डिजॉल्व कर दे, उसको पिघला दे। हाँ, और ताकि खून का जो सर्कुलेशन है वो नाली में शुरू हो जाए तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और अगर हार्ट अटैक होना भी हो तो उसकी शिद्दत कम हो सकती है और डैमेज उससे कम होता है। तो डॉक्टर साहब डिस्प्रिन की जगह एस्प्रिन भी हो तो सकती एक है? ही चीज़ है। अच्छा, एस्प्रिन भी हो सकती है, डिस्प्रिन भी हो सकती है, दोनों में से आप कर सकते हैं। जो दोनों में से, लेकिन जो चबा के खा जाएं और फिर कोशिश ये करेंगे कि ज़ुबान की जगह गोली रखें। और अगर वो आराम नहीं आता तो फिर आप नज़दीक से जो अस्पताल है दिल वाला, जहाँ पे तशखीस भी और इलाज भी हो, वहाँ पे आप चले जाएं। क्योंकि होता ही है कि आप ऐसे अस्पताल में चले जाते हैं जहाँ पे ना वो पता उन्हें चलता है कि ये क्या हो रहा है और ना तशखीस कर सकते हैं, और फिर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं और बीच में टाइम इलाज में ज़ाया हो जाता है। तो वो जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचेगा, इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा, उतनी जल्दी जो है वो दिल का अटैक के असरात जो है वो कम होंगे। ठीक है, तो हर एक को अपनी गाड़ी में, अपने बैग में, अपने साथ जो है एनजी सेट जो ज़बान के नीचे रखते हैं, और डिस्प्रिन या एस्प्रिन आप ज़रूर रखें। डॉक्टर साहब एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी शम्स बोल रहा हूँ पिंडी से। जी शम्स साहब, क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी बताइए। हेलो, मैं हार्ट पेशेंट हूँ डॉक्टर साहब का। अच्छा, पेशेंट है आप डॉक्टर साहब के? जी फरमाइए, बात करें। तो 2 मेरा स्टंट पड़ा है और लास्ट ईयर जो है वो मेरा पड़ा पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर। तो डॉक्टर साहब मैं एक्चुअली मुझे लगती है भूख एकदम, तो मैं रोजे नहीं रख रहा हूँ। ठीक है। और पेस मेकर जो है मुझे पड़े हुए 1.5 साल हो गया, तो मैंने कोई चेकअप भी नहीं कराया हुआ। नहीं, वो चेकअप ज़रूर करवा लें। पेस मेकर का जो है 6 महीने के बाद एक दफ़ा उसका एनालाइज़र के साथ चेक करना होता है, वो ज़रूर चेक करवा लिया करें। और दूसरा ये है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो 3 महीने के बाद एक दफ़ा अपने टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। और ईसीजी भी हो जाए 3-6 महीने के बाद तो ज़्यादा बेहतर होगा। होता ही है कि आपके कुछ टेस्ट ख़राब हो रहे होते हैं, अगर साथ साथ वो ठीक होते चले जाएं तो आपकी हर चीज़ ठीक रहती है। पेस मेकर तो अभी रिसेंटली आपने डलवाया, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई ऐसे फिक्र करने वाली बात नहीं है। लेकिन पीरियडिकली 6 महीने के बाद एक दफ़ा पेस मेकर ज़रूर चेक करवा लिया करें। अच्छा, दूसरा ये डॉक्टर, मैं सुबह को जब उठता हूँ ना, जी, सुबह को उठता हूँ तो एकदम भूख लगती है, इसमें से रोजे नहीं रख रहा हूँ। देखें, वो भूख ही का तो टेस्ट है कि आप भूख लगे और आप भूख को बर्दाश्त करें और रोजा रखें, इसी में तो खुशी है। क्यूट। और ये वाला सिलसिला है कि आप जब सुबह सहरी खा लें टाइम पे और शाम को आप टाइम पे जो अफ्तारी ले लें और ज़्यादा ना खाएं तो रोज़े में गुजारा हो सकता है। जैसे अभी पहले सवाल आया था कि क्या दिल वाले मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, तो आप भी रोज़ा रख सकते हैं। आपका अगर भूख वाला है तो ये अल्लाह ताला आपको सब्र देगा और हिम्मत देगा, लेकिन दवाइयाँ आपने सुबह की और शाम की जो है वो बाकायदगी से लेनी है। कितने क्यूटली कह रहे हो, मुझे भूख लगती है सुबह। वो तो हर एक को ही लगती है ना, हम सबको लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह आपसे दोबारा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना है दिल के हवाले से, कोई आपसे गाइडेंस या आपके पास आके चेकअप कराना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? अब देखिए, पहले तो मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम कर रहा था और 23 अप्रैल को मैं वहाँ से रिटायर हो गया हूँ। तो अब मैंने एक अपना सेटअप जो है वो मेडिके कार्डियक हॉस्पिटल के नाम से चक शहजाद में, चक शहजाद जी, वहीं पे मैं अभी अपना क्लिनिक भी करता हूँ और वहीं पे मैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी करता हूँ और वहीं पे हम लोग जो है बाईपास सर्जरी भी करते हैं। तो वो 24 घंटे जो है वो वहाँ 24 आवर्स चक शहजाद में इनका अपना सेटअप है। और डॉक्टर साहब, उसका कोई फेसबुक का पेज है? जी, उसका उसको मेडिके कार्डियक सेंटर आई थिंक। मेडिकेयर? जी, मेडिके MEDIKAY। ओके, MEDIKAY, जिस तरह K2 है वहाँ, MEDIKAY, मेडिके आगे कार्डियक हॉस्पिटल। कार्डियक हॉस्पिटल के नाम से आप फेसबुक पे सर्च कर लेंगे तो आपको जो डायरेक्शंस हैं वो भी मिल जाएंगी। तो कुछ अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे जितने लोग देख रहे हैं? जी, मैं यह कि सबको रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, कोरोना से बचा के रखे, एहतियात जारी रखें, अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लें और जो जो आपको एहतियात बताई गई है उस पर अमल करें तो अल्लाह ताला आपको सेहत और शिफा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन सुम आमीन। डॉक्टर साहब, जाते जाते ये बताएं कि आप अपने दिल को मजबूत कैसे रखते हैं? आप सारे लोगों के दिल जो है
उसका इलाज कर रहे थे, आप कैसे खुद उसका कैसे केयर करते हैं? कोशिश ये होती है कि जी कि जो चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं वो कंट्रोल, जो बस में हैं वो कंट्रोल करके रखें। देन रेगुलर जो एक्सरसाइज है कम से कम दिल की जो मुझे आधा लगता है घंटा आप जो होना बड़े चाहिए। डिसिप्लिन्ड हैं अपने लाइफस्टाइल में। जी जी, वो ये है कि काम आप जब अपने आप को फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखते हैं तो आप वैसे ही फिट रहते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, वो आप में जो बहुत सारी जो चीज़ें वेयर एंड टेयर वाली वो नहीं होती है, और फिर आपको गलत सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सही बात। हाँ, वो अगर पॉजिटिवली आप सोचते रहें, कंट्रीब्यूट करते रहें, देखेंगे कहाँ पे किसी को कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो वो आप काम करते रहेंगे तो आप खुद भी ठीक रहेंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि कम से कम नींद अपनी 6 से 8 घंटे ज़रूर पूरी करें। रात की नींद। रात की नींद जो ओके, है। ठीक है। और दिन नहीं पूरा सर, दिन लोग पूरा क्या सोया ना करते करें। हैं, सुबह तक जागते हैं और सारा दिन सोते हैं, वो सोचते हैं कि वो कॉम्पनसेट हो गया, हालांकि नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होता। रात की नींद वो 6 से 8 जो घंटे। रूटीन ओके। है, जो नेचुरल जो कुदरती चीज़ है उसको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप वैसे ही फिट रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती टाइम शुक्रिया दिया। बहुत। नाज़रीन, अब जो है इंशाल्लाह इनसे दोबारा मुलाकात होगी। आपके सवाल हैं तो पहले से ही नोट डाउन करके रख लीजिएगा। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, आपको भी रमज़ान और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत भी शुक्रिया, मुबारक। थैंक यू सो Thank you, मच। thank नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अज़हर महमूद कियानी साहब जो कि हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, वो हमारे साथ थे इस वक्त, और इंशाल्लाह इनसे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मुलाकात होगी। सो अभी एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सैयद फराज मुज्तबा साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सैयद जुहान अली अल फहरी फाउंडेशन फॉर कुरान साइंस एंड रीज़न, उनसे बातें करेंगे ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। वंस अगेन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। يا रसूल सलाम अलैक। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन मैं खाक का पुतला हूँ, वो अर्श की राही है। मैं खाक का पुतला हूँ, वो अर्श की राही है। इस पार का पासी हूँ, उस पार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन दुनिया की शहंशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर। दुनिया की शहंशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर। कौनैन के उस मालिको मुख्तार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन मैं जिनसे वफा हूँ, मुझे क्या कौन खरीदेगा। मैं जिनसे वफा हूँ, मुझे क्या कौन खरीदेगा। मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है, बाजार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन हूँ खाक मगर बांटता फिरता हूँ मैं खुशबुएं। हूँ खाक मगर बांटता फिरता हूँ मैं खुशबुएं। इस खार को तैबा
सरकार के दामन से अल्ताफ हुआ बस्ता, गम पास भी क्यों आए, गमखार से निस्बत है, गमखार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। और क्योंकि नाज़रीन हम लोग ब्रेक से आ गए थे और इन्हीं की खूबसूरत जो इन्होंने पढ़ी है नाते रसूल मकबूल, उससे ही हमने स्टार्ट लिया था। तो मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी हाफ़िज़ा शाहीना को। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। कितने अरसे से आप नात ख़वानी कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्ट से ही मेरी नात ख़वानी है, क्योंकि मेरी फैमिली में पूरा बैकग्राउंड जो नात ख़वानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो स्टार्ट हुआ है सही से हिफ्ज़ किया मैंने, फिर उसके बाद मतलब 8 साल की थी जब मैंने नात ख़वानी स्टार्ट कर दी थी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ बहुत लाएं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मेरे जो दूसरे बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और इनके बारे में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, प्रेसिडेंट ऑफ सैयद ज़ुहान अली अल फ़हरी फाउंडेशन फॉर कुरान साइंस एंड रीज़न। ही इज़ ऑथर ऑफ द रिनाउंड बुक मैटर एंड लाइफ, द कुरान, The Science and the Evidence, a book on Quran and science from the perspective of scientific lens, and being the first evolutionary neuropsychologist from the Muslim world, the latest research of Mr. Faraz is in terms of psychological solutions in Quran. तो मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी, बहुत खुशी है, सैयद फराज मुश्तबा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रब का ठीक एहसान। ठाक है, खैर। ये एक नई मैंने एक देखी है, ऑब्वियसली फील्ड कहूँगी, यहाँ आपकी रिसर्च जो है लोग बड़े इंटरेस्टेड होंगे। तो जितने एक आम फहम अगर अंदाज में आप इसकी अगर एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है। बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड है, बायोलॉजी और साइकोलॉजी का, न्यूरो साइकोलॉजी जो मेडिकल साइकेट्री की एक फील्ड है। हमने ये देखा कि बीइंग अ मुस्लिम जब हम कुरान पढ़ते हैं, मेरी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा दुबई में गुजरा, यूएई में, तो अरबी इत्तेफाक से जानते थे वहाँ दुबई में रहने की वजह से। ये देखा कि कुरान के कई मायने उसमें इतने पिन्हा ऐसे गहराइयाँ हैं जो बज़ाहिर आम आँख से नज़र नहीं आती। और शायद हम थोड़े से बाइस्ड हो जाते हैं, हम अपनी अकीदत की निगाहों से देखते हैं, लेंस लगा के कुरान पाक को, और उसमें अकीदत में जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ पे मे भी ये भी होता है कि बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो एक नया पर्सपेक्टिव सोचा कि क्यों ना ये किया जाए, अपने साइंटिफिक बैकग्राउंड को सामने रखते हुए, कि कुरान पाक को एक बिल्कुल नए लेंस से देखा जाए, बिल्कुल न्यूट्रल होके प्योर साइंस के लेंस से देखा जाए कि दुनिया में जिस तरह एक बढ़ता हुआ तूफान है एथियज़म का, और साइंस को एक सिनोनिमस ले लिया जाता है एथियज़म से, तो ऐसा नहीं है। तो कुरान में तो हमें बज़ाहिर भी एज एक साइंसी निगाह से, नॉर्मली एवरेजन भी देखें तो बहुत ज़्यादा हमें साइंस नज़र आती है। तो हमने ये सोचा कि इस तरह की रिसर्च करते हैं, देखते हैं, प्रॉपर लैब्स को, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और एक बिल्कुल एक न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं। जब ये तजर्बा किया और काफ़ी इसमें 3-4 साल में हमने कुरान की तमाम आयतों को देखा, पढ़ा, उसमें से गुजरे, तो हैरत अंगेज़ तरीन और चश्मकुशा तरीन इंकशाफात सामने आए जो पहले कभी भी बयान नहीं हुए थे हमारी 1400 साल तारीख़ में। और जो वेस्टर्नर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, एथियस्ट हैं, जो खुदा पे यकीन नहीं रखते, इल्हाद का शिकार हैं, उनके लिए भी ये पहली दफ़ा ऐसी चीज़ थी कि हम तो मज़हब को ऐसा नहीं समझते थे। मज़हब तो एक आसमानी कहानियाँ हैं या अफसाने हैं या असातीर हैं, लेकिन उनमें इतने बड़े बड़े हक़ाइक़ कैसे हो सकते हैं, वो कुछ इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में मैं पेश करूँगा कि इंसान लरस के रह जाता है और हिल के रह जाता है कि हाउ इट इज़ दैट पॉसिबल कि 14 साल पहले एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में कैसे बता दिया कि आज के पोस्ट मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशन है वो भी वही अल्फाज यूज़ करते हैं अपनी 30-40 साल रिसर्च के बाद, और कुरान में फ्लैटली बड़े आराम से सिंपली 14 साल पहले एग्जैक्टली वही अल्फाज, कॉमी और फुल स्टॉप का भी डिफरेंस नहीं है, और उस तरह बता दिए गए हैं। तो ये आपको, ये हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है जिसको हम लपेट के अलमारी के ऊपर या उस जगह पे रख देते हैं और उसको बिल्कुल जो है उस वक्त निकालते हैं, और फिर मतलब बेसिकली तो एक किताब है ना हमारी ज़िंदगी की। सो मैं ये चाहूँगी कि आपने ये जो किताब लिखने का ख्याल जो है, एक तो ऑब्वियसली आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे आया, इस किताब के हवाले से बताएं कि ये अवेलेबल कहाँ पे है, ऑनलाइन है कि बुक स्टॉल में अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ये ऑन ईमेल अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट है zuhan.foundation। अच्छा, zuhan.foundation पे आप जाके इस किताब को ले सकते हैं। जैसे ईमेल कर दें, ऑर्डर कर दें, किताब की कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स फॉर फी सबीलिल्लाह, और ये पोस्ट हो जाती है घर में आपके एड्रेस पे जो भी आप भेजेंगे, अपने ईमेल एड्रेस पे। जी बिल्कुल, अब मैं सबसे पहले लेना जरूर। ये किताब मौजूद है, मैं दिखाना चाहूँगा
इसको अच्छा ये है। जी जी, ये आपको मैं गिफ्ट करके जाऊंगा Oh, आज that's की so रात। sweet. Thank you so much. बहुत बहुत और शुक्रिया। इसका आई एम सो ग्रेटफुल टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उन्होंने इस किताब का रिव्यू लिखा और इस तरह एक एंडोर्समेंट आ गई साइंस की। और मज़हब की एंडोर्समेंट के लिए जो फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस रियाज अहमद खान, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा। तो मज़हब और साइंस दोनों की एंडोर्समेंट हमें इसमें से मिली। Congratulations, बहुत मुबारक हो। और आप ये मेरे लिए लेके आए, ये तो मैं इतनी अब एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैंने ये आज और कल तक ये मैंने ख़त्म कर दूंगी माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड अच्छा ये जो ऑब्वियसली एथियज़म लोगों को शायद मालूम नहीं है। अजीन एथियस्ट लोग जो होते हैं वो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते। वो उनका होता है कि कोई ऐसी नाउजुबिल्ला कोई ऐसी ताकत है ही नहीं। और एथियज़म इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी हद तक बढ़ता जा रहा है? बहुत ज़्यादा। शायद हमारे यहाँ मशरक़ में या पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मज़हब है। बिल्कुल है, अमेरिका में ख़ास तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल हम दुनिया में देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया ले लें, अमेरिकाज़ ले लें, यूरोप ले लें, इवन मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, एथियज़म इस सबसे बढ़ती हुई एक चीज़ थी। हुआ ये कि जैसे जैसे साइंस की तरक्की हमने देखी हो रही थी तो एक 4 हॉर्सेस ऑफ एथियज़म कहलाते हैं। रिचर्ड डॉकिंस हैं, क्रिस्टोफर हिचन्स हैं, 3-4 इस तरह के लोग थे। उन्होंने बहुत एक्टिवली इसको परसू किया और बढ़ाया। दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट हैं लाइक रिचर्ड डॉकिंस, जिनको सबसे बड़ा एक एथियस्ट कह सकते हैं। बेसिकली इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो मेन सरकर्दा जो साइंटिस्ट थे उसमें से उनका शुमार होता है। बेहतरीन तरीन उन्होंने किताबें लिखी, एक्सटेंडेड फिनोटाइप, सेल्फिश जीन। लेकिन फिर उन्होंने एक मज़हब की उनको एक प्रॉब्लम आई और उन्होंने किताब लिखी द गॉड डिल्यूजन और मज़हब के ख़िलाफ़ लिखी। उसको इंटरनेट के ज़रिए प्रमोट किया गया, जनरल अपनी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स के ज़रिए, इतना ज़्यादा कि एक पूरा तूफ़ान एक एथियज़म का आया। हमने ये देखा कि उससे कोई भी मज़हब महफूज नहीं रहा। क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, आप जानते हैं कि यहूदी कितने सख्त होते हैं अपने मज़हब में, लेकिन वो भी छोड़ छोड़ के न्यूट्रलाइज होने लगे कि नहीं कोई खुदा नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए जो रिचर्ड डॉकिंस की जो सबसे इफेक्टिव फाउंडेशन थी, इफेक्टिव का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकती हैं कि 2015 में दुनिया के टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इनकी लिस्टिंग हुई रिचर्ड डॉकिंस की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती है कितना पुरअसर इनकी तहरीक रही। तो उस तहरीक का नाम था, जो इनकी फाउंडेशन है, रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन फॉर साइंस एंड रीज़न, कि सिर्फ साइंस और रीज़न ही असल चीज़ है। उसके जवाब में फिर मैंने जब ये बढ़ता हुआ तूफान देखा और यूरोप में हमने देखा कि बड़े बड़े शहरों में भी एक्स मुस्लिम सोसाइटीज़ बन गई कि जो जो छोड़ के आना चाहें वो हमें ज्वाइन करें, और प्रोमोट किया इस चीज़ को कि मज़हब को छोड़े, इसमें कुछ नहीं रखा। तो क्योंकि हम हमेशा से साइंटिफिक निगाह से देखते थे कि वो साइंस को बुनियाद बना के मज़हब के खिलाफ बात कर रहे हैं। गॉड डिल्यूजन में बिल्कुल कुरान का कोई जिक्र नहीं किया, बाइबल का किया, कुछ आम मज़हब का किया, लेकिन कुरान से वो बिल्कुल ही सरफ नज़र रहे, नहीं देखा रिचर्ड डॉकिंस ने। तो क्योंकि बिकॉज इज़ अ जीनियस साइंटिस्ट, इज़ अ ग्रेट मैन, वी मस्ट रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ इंटेलेक्ट एंड नॉलेज, जो अकल और विजडम यूज़ करते हैं। तो उनके लिए और दुनिया के तमाम एथियस्ट के लिए जो उस तासुर का शिकार थे, ये किताब लिखी। फाउंडेशन जो मैंने बनाई अपने बेटे के नाम पे, सैयद जुहान अली अल फहरी फाउंडेशन फॉर कुरान साइंस एंड रीज़न। रिचर्ड डॉकिंस की थी रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन फॉर साइंस एंड रीज़न। अच्छा, ये आपने उसके जवाब में किया। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। उसके जवाब में फाउंडेशन बनाई। उसका पहला काम ये था, ये किताब, और इसके बाद फिर मज़ीद किताबें हम लिख रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पे ये काम किया कि बिल्कुल हमने मज़हब की बात नहीं की, ये साइंस की बुक है। पहले हमेशा होता है कि हमारे यहाँ जितने बड़े उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं आलम इस्लाम में, हमेशा बड़े बड़े नाम, डॉक्टर जाकिर नाइक ने रिसेंटली बहुत अच्छे काम किया इस पर, लेकिन वो उलमा थे जिन्होंने साइंस को अपनी निगाह से देखा। हमने इसके रिवर्स काम किया। ये बिल्कुल अलग चीज़ है कि साइंस कैसे कुरान को देख सकती है, और उसमें से कौन सी वो एस्टॉनिशिंग वर्सेस हैं जिनसे वो पहले फूड फॉर थॉट उन्हें मिले और फिर वो इस पर ईमान ले आए कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो बिल्कुल ही हमने बाउंड कर दिया अल्लाह की उन मुबारक आयतों के ज़रिए कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है। आप दुनिया की हाईएस्ट साइंस, आप एक्सट्रीम फिजिक्स, एक्सट्रीम एस्ट्रो बायोलॉजी सीख कर आ जाएँ, इसका आपको जवाब ही आपके पास नहीं मिलेगा। एविडेंसेस के साथ हमने पहली दफ़ा चीज़ें पेश की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, बहुत मुबारक हो। और कमिंग बैक टू ये जो चलें एथियज़म ज़ाहिर है एक अपनी सोच है जो कि दुनिया में फैल रही है। पाकिस्तान में हम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोग डिनाइल में रहते हैं हमेशा कि नहीं जी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में एथियज़म कितना फ़रोग पा रहा है? देखिए बहुत ज़्यादा। हमारे जो ऑनलाइन मैसेज बोर्ड्स हैं, ऑनलाइन फोरम्स हैं, यंगस्टर्स में, यंगस्टर्स एग्जैक्टली। हमारी यूनिवर्सिटीज़ खासतौर पे हम इस्लामाबाद में, तो मैं देखता हूँ कि मैं नाम यूनिवर्सिटीज़ का नहीं लूँगा, लेकिन 4-5 जो बड़े नाम हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम मिलते हैं, बच्चों से मुलाकातें होती हैं, नीसेज एंड नेफ्यूज़ और सारे फैमिली फ्रेंड्स उनके बच्चे,
तो वो टोटल दे आर लाइक एथियस्ट। वो कहते हैं कोई है ही नहीं खुदा, कोई भी नहीं है, सिर्फ इंटरनेट को देख के, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के, लॉरेंस क्राउस और रिचर्ड डॉकिंस की वीडियोस देख के दे नो कि अपेरेंटली कोई भी नहीं है। और तो उनके माँ बाप नहीं उन्हें कुछ कहते हैं, उनको माँ बाप पता तक नहीं। बहुत सी चीज़ें जाती ही नहीं है। जैसे आइस का नशा था यूनिवर्सिटी में कितना कॉमन हुआ, लेकिन माँ बाप को नहीं पता था कि बच्चे जो नशा भी यूज़ कर रहे हैं। तो नशा हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, अनफॉर्चुनेटली ये एथियज़म हो गया, इतना ज़्यादा गैर महसूस तरीके से फैल चुका है। और इंटरनेट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट कि वो ओपनली बच्चे जो है सारा वक्त नाज़रीन, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दिया करें, क्योंकि आप लोग समझ रहे होते हैं कि वो कोई ट्यूटोरियल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो शायद अजीबोगरीब चीज़ें भी देख के उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अच्छा, ये एक तो एथियज़म हुआ। एक मैं ज़रूर आप चाहूँगी कि ऑब्वियसली आपको इस बारे में पता होगा कि इल्यूमिनाटीज़ जो हैं, फ्री मेसन्स जो हैं, वो भी काम कर रहे हैं वेयर सेटन की तरफ कल्ट ग्रुप्स हैं अमेरिका में। रात में वो लोग सरगर्म होते हैं और वहाँ पे आपको पता भी नहीं होगा, आपके साथ बैठने वाला जो है वो सेटन को पूजता है। वो रात को जाएगा अपनी वो सेरेमनी के अंदर। बिल्कुल ऐसा तो ये क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये फैंटेसी स्टोरीज हैं, हालांकि ऐसी नहीं है। इल्यूमिनाटीज और जो फ्री मेसन्स हैं, उनका कितना इस वक्त रुझान हमारी सोसाइटी में फैल रहा है? नहीं, उनका रोल इसमें नहीं है। एथियज़म की तरफ शायद इसलिए नहीं है कि उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का स्पिरिचुअल या मजहबी उस तरह का एक बैकग्राउंड है, एक सूडो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड जरूर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि बहरहाल शैतान भी तो एक एग्जिस्टिंग फोर्स है, एक ना नजर आने वाली फोर्स है, जैसे अल्लाह एक ना नजर आने वाली फोर्स है, तो अल्लाह के मुकाबिल शैतान है, ठीक है। ये वो लोग थे जिनके बिगड़े हुए ख्यालात थे, और वो बाज़ तो कंस्पिरेसी थ्योरीज है, बाज़ सोसाइटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वैसी मशहूर हो जाती हैं, बाज़ हैं जो बड़ी कमज़ोर हैं और उनका ऐसा कोई वो नहीं है, इतनी ताकतवर तरीके से वो नहीं आती, बाज़ हैं जो शायद फाइनेंशियल मार्केट्स में और उस तरह बैकग्राउंड में काम कर रही हूँ, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हमने ये किया कि दुनिया को कोई भी इंसान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, इल्यूमिनाटी हो, फ्रीमेसन हो, कुछ भी हो, है तो वो इंसान, यही उसका जिस्म है, यही 2 हाथ 2 पाँव 2 आंखें, ठीक है। बीमार तो वो पड़ता है, डॉक्टर के पास तो जाता है, साइंस को तो इस्तेमाल करता है, ठीक है। अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी इंटरनेट को अगर यूज़ करे तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बैकग्राउंड और कलर और क्रीड और नेशनैलिटी और एथनिसिटी इज़, हमने ये किया कि एक ऐसी किताब लिख दी जाए जो सबके लिए एक सोचने का मवाद ज़रूर दे दे, क्योंकि वो साइंस है जिसको सब मानते हैं, और साइंस सच्चाई है, साइंस खुदा है, खुदा ने साइंस बनाई, इंसान का काम तो, साइंटिस्ट एक अलग चीज़ है, साइंस एक अलग चीज़ है। साइंटिस्ट वो होता है जो उसको कशीद से चीज़ें निकालने की कोशिश करता है, पर्दा हटाने की कोशिश करता है, डिस्कवर करने की कोशिश करता है उस साइंस को, वो फितरत के कवानीन जो खुदा ने पहले से बना दिए। तो साइंस हमें पता है कि जी या 0 है या 1 है, या ब्लैक है या वाइट है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेक करना है तो वो मरकरी से ही होगा, वुड से नहीं होगा। करंट नहीं गुजरेगा तो वुड से ही नहीं गुजरेगा, आयरन से गुजरेगा, फिक्स्ड लॉज हैं, ठीक है। तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आप एथियस्ट हो, आप इल्यूमिनाटी हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, जियो हो, सब साइंस का कोई जवाब नहीं। तो हमने साइंस को लिया, और साइंस की इससे बड़ी, कुरान पाक से बड़ी ऑथेंटिसिटी कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है। बिल्कुल। एक क्विक से ब्रेक पे जाना है। थैंक यू सो मच, आप मुझे प्रेजेंट करना है। मैं चाहूँगी कि अच्छा आप मुझे ऑटोग्राफ करके लिखें। ये रिव्यू बाय रेनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसका रिव्यू दिया है किताब का, और द कुरान, द साइंस एंड द एविडेंस, a scientific exploration of physics and biology through astonishing verses of Quran. Sayyid Faraz Mujtaba Saab, Matter and Life. Thank you so much for this best gift of 2020, क्योंकि 2020 जैसे शुरू हुआ है, बहुत ही भारी साल, लेकिन ये कि मेरे साथ प्यारी सी नातमा भी मौजूद हैं, हमारे बड़े स्टीम्ड गेस्ट भी मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और एक सवाल पूछने के बाद मैं, हमारी जो प्यारी सी नात ख़वान है, उनके बारे में एक बड़ा इंकशाफ भी हुआ है, हाफजा शाहीना, लेकिन वो इनसे जो हमारे आज के मेहमान हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे। सैयद फराज मुश्तबा हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सैयद ज़ुहान अली अल-फहरी फाउंडेशन फॉर कुरान साइंस एंड रीज़न, और इनकी किताब जो है, जो इन्होंने मुझे प्रेजेंट की है, मैटर एंड लाइफ, ये इन्होंने बड़ी रिसर्च की। और एक सवाल मैंने कहा, कुछ सवाल जो है लिखे हुए भी होने चाहिए, कि कुरान में बयान करदा चीदा चश्म कुशा साइंसी इंकशाफात जो है, वो मुख्तसर से अगर आप बयान करना चाहें, ताकि हम लोग एकदम से शौक में चले जाएँ समेत मेरे। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं कि इतनी शॉकिंग और एस्टोनिशिंग चीज़ें हैं हमारी इस मुकद्दस किताब में, कि जैसे शायद मैं बताना भूल गया कि इस किताब को पढ़ के अब तक 50 के करीब लोग मुसलमान हो चुके हैं। अच्छा। जी जी बिल्कुल, और सब ही एथियस्ट और साइंटिस्ट हैं,
और ये एक मैं अचीवमेंट समझता हूँ कि आम लोगों को एक जो वैसी मज़हब से जिनका ताल्लुक है, जिनके दिलों में नरमी होती है, वो तो ज़रा आसानी से आ जाते हैं कुरान पाक की तरफ या मज़हब की तरफ। लेकिन वो लोग जो रैशनली रेडिकली जानते और मानते हैं साइंस को के हवाले से कि कोई प्रूफ ही नहीं है कि खुदा मौजूद है, उनका इस्लाम कबूल कर लेना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कुरान का मुआज़ा है। माशाल्लाह। किस तरह की चीज़ें थी जिसने उन लोगों के उत्ते रेडिकल माइंड्स को चेंज किया? कुछ मिसालें मैं पेश करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स एक बिल्कुल लेटेस्ट डिस्कवरी है। कभी आइंस्टाइन 1916 में थोड़े से कुछ इशारे मिलते हैं कि उनका ख्याल था कैसे लार्जर बॉडीज़ स्काई में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन पहला ब्लैक होल जो मिला वो 1971 में मिला। सिग्नस X1 उसका नाम है, तकरीबन 6 to 8,000 लाइट ईयर्स अवे हमसे दूर है। तो ये इतना बड़ा फासला है, नूरी साल, 8,000 नूरी साल, कि सोच भी नहीं, इंसानी सोच में भी नहीं आ सकता कि देख सके, इतनी दूर नज़र जा सके। अब ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, ये कभी कंसेप्ट ही नहीं था। आज भी आप कहीं किसी गांव में चले जाए, लोगों से कहें कि आसमानों में सुराख होते हैं, लोग कहेंगे कोई भी नहीं होते, आप शायद पागल हैं कि क्रेजी हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सोचें ज़रा अगर ब्लैक होल्स के बारे में, एक नबी मुरसल 1400 साल पहले जिन्होंने अरब के सहराओं और रेतीली ज़मीन और बंजर पहाड़ों के अलावा बज़ाहिर कुछ नहीं देखा हुआ, और वो उन्हीं अल्फाज में बता रहे हैं जिन अल्फाज में आज नासा आपको बता रही है। तो क्या आप हिल के नहीं रह जाएंगे? ठीक है, कैसे? वो इस तरह के, ये पहले ये समझ लें ब्लैक होल्स होते क्या हैं। जैसे सितारा, सूरज हमारा एक सितारा है और ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज से भी कई हज़ारों गुना बड़े जो सितारे होते हैं, जब वो अपनी मुद्दत हयात पूरी कर लेते हैं, यानी कि उनके अंदर जो फ्यूल जल रहा है, हीलियम और हाइड्रोजन, वो बर्न आउट होकर ख़त्म हो जाता है, तो उनका ज़ाहिर जलना जो बुझ जाएगा। तो सबसे पहले उनकी ईंधन ख़त्म होगा, फिर उनकी हरारत ख़त्म होगी, टेम्परेचर ख़त्म होगा। आखिरी चीज़ जो हमें पता लगेगी इंसानों को, अगर हम देखते हैं सूरज अगर हमारा गायब हो जाता है या बुझ जाता है, तो उसकी रोशनी होगी। जैसे सूरज की रोशनी भी 8 मिनट 20 सेकंड हम तक आने में ले लेती है टाइम इतना, तो आखिरी चीज़ आपको रोशनी पता लगेगी। और जब वो रोशनी भी खत्म हो जाती है, फिर वो सितारा फटता है, ठीक है, और फट के वो सुपरनोवा इसको फटने को कहते हैं, और आसमान पे फैब्रिक ऑफ द स्पेस, हमारी स्पेस जिस मैटर की बनी हुई है, डार्क मैटर की, उसमें फट के इस तरह का सुराख हो जाता है, जैसे एक गुब्बारे को आप हल्की सुई मारते हैं और फट के फैल जाता है। इस तरह एकदम से बड़ा सा, इतना बड़ा सुराख हो जाता है, और इतना बड़ा होता है कि सूरज से भी कई लाखों हज़ारों गुना बड़े सितारे भी उसके अंदर चले जाते हैं। वो सुराख उसके अंदर, उसकी कशिश शकल इतनी ज़्यादा है, वो खींचता है, रोशनी को भी खींच लेता है। जबकि रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से जाती है। इतनी फास्ट स्पीड को कैप्चर करना आसान नहीं है, रोशनी भी नहीं रुक पाती, वो रोशनी को भी खेल के अपने अंदर खींच के जज्ब कर लेता है। तो कुछ जो बड़े सितारे जब फटते हैं तो उनका जो ब्लैक होल बनते हैं वो सुपरनोवा के जरिए बनते हैं, और बाज़ नहीं भी बनते। सुपरनोवा नहीं होता, वैसे ही वो छोटे से ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोनों सूरतें होती हैं, धमाका हो या ना हो। तो लेकिन कॉमन चीज़ जब अपनी रोशनी खो बैठे जब सितारे, तो नासा की इसको सिंप्लीफाइड डेफिनेशन 4 किस्म के ब्लैक होल्स, चारों का कन्वर्ट होना, सितारों का ब्लैक होल में बनना, नासा कहती है व्हेन द स्टार्स बर्न आउट देयर लाइट दे बिकम होल्स इन द स्काई। ओके, ठीक है। मैंने जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में जर्मनी में एक लेक्चर था, जब ये मैंने मेरे सामने पहली दफ़ा सामने ये चीज़ आई, इस लफ्ज़ को देखा, अरबी में ट्रांसलेट किया, तो ऑटोमेटिकली कुरान पाक के अल्फाज थे ये, ठीक है। व्हेन द स्टार्स बर्न आउट देयर लाइट दे बिकम होल्स इन द स्काई। कुरान पाक में सूरह मुरसलात की आयत नंबर 8 और 9 देखें, फ़इज़न नजूम तुमिसत, जब सितारे अपनी रोशनी खो बैठे, व इज़्ज़त समाए फुरिजत, और आसमानों में सुराख हो जाए। सुभान अल्लाह। जब सितारे अपनी रोशनी खो बैठे और आसमानों में सुराख हो जाएं। और नासा कहती है व्हेन द स्टार्स बर्न आउट देयर लाइट दे बिकम होल्स इन द स्काई। अब इन दोनों जुमलों में कॉमा और फुल स्टॉप कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब सोचने वाली बात हैरत की ये है, जिसमें साइंटिस्ट हिल के रह गए, वो ये थी कि ये बात कही किसने। जब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 14 साल पहले है, आपने तो लेट 90s में ये नरेशन पेश की है, और स्टीफन हॉकिंग की वर्क्स के बाद आपने पेश की है लेट 90s में। ये तो 14 साल पहले इन्हीं अल्फाज में लिखी हुई है। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कहाँ लिखी है, दिखाएं। दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं, ये बुक 90s के बाद की है। फिर हम वो तुर्की के काफ़ी म्यूजियम की वीडियो दिखाते हैं कि कुरान का 14 साल पुराना नुस्खा भी रखा हुआ है। तो कहते हैं पॉसिबल कैसे है, कौन कह रहा है। कह के बज़ाहिर आप तो कहेंगे मोहम्मद इज़ द राइटर ऑफ कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह ने कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना इंस्टीट्यूशन, ना लेबॉर्ट्रीज, ना टेलीस्कोप, ना माइक्रोस्कोप, और वो एक सहरा में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं। और आज भी हम बात करें, किसी से कहें जो कम पढ़े लिखे मुमालिक हैं कि ब्लैक होल्स होते हैं आसमानों में सुराख, वो कहेंगे नहीं आप पागल हैं। वही बात फिर काफिरों ने कई ज़माने में, उनको नहीं समझे, उन्होंने कहा, तो अल्लाह ने जवाब दिया कि बेशक तुम्हारे नबी मजनून नहीं है। तो ये इतनी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग चीज़ें थी। इसी तरह बाज़ मुस्तशरकीन जब एतराज़ करते थे कि कहीं ना कहीं सवाल गंदम जवाब चना भी कुरान में मौजूद है। जैसे सूरह बनी इसराइल में आता है कि ए नबी, ये काफिर आपसे पूछते हैं कि हम जब मर के बोसीदा हड्डियाँ होकर चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्यों कर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। तो इनसे कह दीजिए कि तुम पत्थर हो जाओ या लोहा,
या इससे भी बड़ी कोई चीज़ तुम्हारे जहन में आए जिसने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। अब पत्थर हो जाओ या लोहा, वो पूछ रहे हैं कि हम जब बुरबुरी बोसीदा हड्डियाँ होके दफन होके ख़त्म हो चुके होंगे दोबारा कैसे, और जवाब दिया जा रहा है पत्थर हो जाओ या लोहा। बज़ाहिर कोई दोनों में रब्त नहीं है। ये आज हमें पता लगा जब 1996 में ये पहली दफ़ा रिसर्च हुई हिप्पोपोटामस की बोन्स पे, और उसके बाद फिर 2016 तक ह्यूमन बोन्स पे भी और डायनासोर्स की भी 65 मिलियन ईयर्स पुरानी बोन्स पे भी रिसर्च हुई। तो पता लगा कि कोई भी हड्डियाँ किसी भी मैमल की या रेप्टाइल की या ह्यूमन बींग्स की, उनको जब आप दफनाते हैं 35-40 साल गुजरने के बाद उनमें जब बोसीदगी आ जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रह जाते हैं उन हड्डियों में। क्या? आयरन ऑक्साइड और लाइमस्टोन। आयरन ऑक्साइड और लाइमस्टोन, आयरन और स्टोन, पत्थर हो जाओ या लोहा। ठीक है, देखें जरा एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, और अल्लाह उनसे कह रहा है कि इनसे कह दो कि तुम पत्थर हो जाओ या लोहा। किससे रिलेट कर रहे हैं? बोसीदा हड्डियों से। ताज़ी हड्डियों में आपको नहीं मिलेगा, 35-40 साल बाद जब बिल्कुल बुरबुरी और बोसीदा हो जाएंगी तब उनके एग्जैक्टली 90% कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये दोनों रह जाएंगे। और अल्फाज क्या यूज़ कर रहे हैं कुरान में? अलहिजारा वल हदीदा, पत्थर और लोहा। ठीक है, तो ये ऐसे एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स हैं कि फिर ज़ाहिर एक बायोकेमिस्ट है या एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है जो हड्डियों पे काम करते हैं, वो भी हैरान होकर देखेंगे ज़रूर कि 14 साल पहले एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन कैसे बता रहे हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो ये वो निकता निगाह था जिससे हमने कुरान को देखना शुरू किया कि बज़ाहिर कोई चीज़ हमें नहीं भी समझ आ रही तो उसको इतना डिग डाउन किया जाए। उसके लिए मतलब जैसे अब ये पत्थर और लोहे वाली बात बज़ाहिर कोई रब्त नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसी चीज़ ने हमें वहाँ पर रोका कि इसको मज़ीद इसको डिग डाउन करें, रिसर्च करें, दुनिया भर के मैगजीन्स खंगाले, साइंसदानों से रब्ते किए कि पत्थरों का हड्डियों से, बोसीदा हड्डियों से खासतौर पर क्या ताल्लुक है पत्थर और लोहा। तो पता लगा कि आयरन ऑक्साइड और कैल्साइट यानी कि लाइमस्टोन यही रह जाता है उसके अंदर। और तो वो बात जो कब से पहले गई थी रेगिस्तान में, वो अब जाके लोग जो है और साइंस जो है क्लेम कर रही है कि उन्होंने कहा। वाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी, आप ज़रूर तैयारी रखें क्योंकि ये वाकई इंकशाफात हैं। और कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ के इस्लाम की तरफ 50+ हो चुके हैं, 50 से ज़ायद नाज़रीन इस किताब को पढ़ के मुसलमान हुए, और वो लोग हुए जो कि बहुत स्टॉन्च जो है वो साइंस और एथियस्ट थे। सो मुबारक हो, बहुत बहुत दिली तहे दिल से मुबारक। और मैं पूछना चाहूँगी हाफजा शाहीना जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं, नहीं वॉलीबॉल, वॉलीबॉल प्लेयर हैं, तो कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे कोई इंटर कॉलेजिएट में नहीं खेला, वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो अभी मुझे 4 से 5 साल हो गए। और किसके नेशनल लेवल पे खेलती हैं? जी जी, ज़बरदस्त। और किस उस पे पोजीशन पे? पोजीशन सेंटर मेरी पोजीशन होती है, लिब्रो मेरी प्लेस है। अच्छा, सेंटर पोजीशन। सो ये इसका कैसे, मतलब साथ नात ख्वानी साथ वॉलीबॉल? ये है कि वो इस खाक के पुतले के कई रंग हजार, तो ये है कि बस शौक भी था। पहली मेरी एक्टिविटीज़ ये बहुत ज़्यादा थी, गेम्स खेलना, और ये मेरी जो है ना गेटअप भी मेरा बॉयज़ वाला होता था। लेकिन जब से मैंने हिफ्स किया फिर साथ में मेरा बड़ी लाइफ में बड़ी चेंजिंग आ गई, लेकिन मैंने साथ खेलना भी साथ रखा और ये चीज़ भी और पढ़ाई भी साथ। माशाल्लाह। नाज़रीन, हाफिज़ा सकीना जो है माशाल्लाह, सॉरी शाहीना, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई हूँ ना बातें सुन के। अच्छा, हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह से। और अब आप कौन सी नाते रसूल मकबूल सुनाएंगी? लेकिन उससे पहले एक हमने जाके बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक आपके लिए एक सीख होगी, एक आपके लिए इंस्पिरेशन होगी, वो आपको दिखाने। आप कौन सी सुनाएंगी इसके बाद? इसके बाद इंशाल्लाह एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, पीर नसीरुद्दीन साहब का बड़ा प्यारा कलाम लिखा हुआ है ये। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, एक जो शेख सादी हैं उनके पे मबनी बड़ी अच्छी जो है आपके लिए ज़िंदगी बदलने वाली एक स्टोरी होती है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बयान किया जाता है कि एक बादशाह कश्ती में बैठकर दरिया की सैर कर रहा था। कुछ दरबारी और चंद गुलाम भी साथ थे। इनमें एक गुलाम ऐसा था जो पहले कभी कश्ती में ना बैठा था, इसलिए वो बहुत खौफज़दा था और डूब जाने के खौफ से रो रहा था। बादशाह को इसका इस तरह रोना और खौफज़दा होना बहुत नागवार गुजर रहा था, लेकिन गुलाम पर मना करने और डांटने डिपटने का बिल्कुल असर न था। कश्ती में एक जहांदीदा और दाना शख्स भी सवार था। उसने गुलाम की ये हालत देखी तो बादशाह से कहा कि अगर हजूर इजाज़त दें तो ये खादम इस खौफज़दा गुलाम का डर दूर कर दे। बादशाह ने फ़ौरन इजाज़त दे दी और दानिशमंद शख्स ने गुलामों को हुक्म दिया कि शख्स को उठाकर दरिया में फेंक दो।
गुलामों ने हुक्म की तामील की और रोने वाले गुलाम को उठाकर दरिया के अंदर फेंक दिया। जब वो 3-4 गोते खा चुका तो दाना शख्स ने गुलामों से कहा, अब उसे दरिया से निकाल कर कश्ती में सवार कर लो। चनाचा गुलामों ने उसके सर के बाल पकड़कर कश्ती में घसीट लिया और वो गुलाम जो ज़रा देर पहले डूब जाने के खौफ से बुरी तरह रो रहा था, बिल्कुल खामोश और पुरसुकून होकर एक तरफ बैठ गया। बादशाह ने हैरान होकर सवाल किया कि आखिर इस बात में क्या भलाई थी कि तुमने एक डरे हुए शख्स को दरिया में फेंकवा दिया था, और मज़ीद हैरत की बात यह है कि अब वो खामोश भी हो गया है। दाना शख्स ने जवाब दिया, हजूर वाला, असल बात यह थी कि इसने कभी दरिया में गोते खाने की तकलीफ़ ना उठाई थी। इस तरह इसके दिल में इस आराम की कोई कदर न थी जो उसे कश्ती के अंदर हासिल थी। हज़रत सादी ने इस हकायत में इंसान की नफ्सियाती कैफियत बयान फरमाई है कि जिस शख्स ने कभी तकलीफ़ देखी ही ना हो वो इसकी कदर कीमत से आगाह नहीं होता जो उसे हासिल है। इसके अलावा ऐसा शख्स जसारत और क़ुव्वत बर्दाश्त से भी महरूम होता है। मुसर्रत और कामयाब ज़िंदगी वही शख्स गुजार सकता है जो रंज और राहत दोनों से बाखूबी आगाह हो। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। और आज के माशाल्लाह से हमारे गेस्ट इतने, कोई उनसे देख के उन्हें मज़ा और उनसे बात करके आ रहा था कि मैं भूल ही गई कि आलू मटर और कीमा एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक था और उसके बाद वापस आ चुके हैं। और आपके मैसेजेस कोशिश कर रही थी शामिल करने के लिए, लेकिन माशाल्लाह से जो हमारे गेस्ट हैं फराज जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त साइंस और कुरान के हवाले से इतनी प्यारी बातें कर रहे थे। आपकी जो नाते रसूल मकबूल है इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त अब कम रह गया, तो हाफिज़ा शाहीना आपसे बस चंद ही लम्हों में इंशाल्लाह सुनते। एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या कुरान मुकम्मल तौर पर एक साइंसी किताब है? इसका ज़रूर जवाब। जी, मुझे लगता है, मेरा ख्याल यही है कि बिल्कुल है। मैं तो जिस आयत को भी देखता हूँ, तकरीबन 6332 आयत हैं, उनमें हर आयत साइंस की एक आयत लगती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक बड़ी अच्छी बात करते थे कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ साइंस नॉट साइंस, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही बातें सही हैं, साइंस भी और साइंस भी। हर चीज़ में साइंस है। यहाँ तक कि अगर एक नॉर्मल सी बात की जाए कि गुस्सा मत करो, ठीक है, गुस्से का मना किया कि गुस्सा मत करो, तो या माफ़ कर दिया करो दरगुजर की, इसके पीछे भी पूरी साइंस मौजूद है। आपके जो हमारे 8 बॉडी के ग्लैंड्स हैं, बल्कि मैं इस तरह आपको बताता हूँ कि दूसरे उलूम जो है साइंस के अलावा, हर इल्म साइंस है, क्योंकि ये पूरी कायनात एक साइंटिफिक तरीके से अल्लाह ने बनाई। प्रॉपर बिग बैंग हुआ, फिर पूरे तरीके से अल्लाह ताला ने एक सिस्टमैटिक तरीके से 6 दिन, जिसको अल्लाह मियां ने फरमाया, जो गैलेक्टिक टाइम है, 6 दिन का या कॉस्मोलॉजिकल टाइम है, जो कि 14 अरब साल बनते हैं एग्जैक्टली, जब हम 2 तरीकों से कैलकुलेशंस करते हैं आइंस्टाइन के बताए हुए तरीकों से। तो कुरान की वो बात इंतहाई बिल्कुल सच साबित होती है कि 6 दिन में बनी, वो 6 सेपरेट एपक्स बनते हैं। उस जब एक साइंटिफिक तरीके से बनी तो हर चीज़ ही साइंस है फिर इस दुनिया की, इस कायनात की। इंसान खुद एक साइंस है। हम मेडिकल साइंस से ही अपनी दवाओं से इलाज करते हैं, वो पूरी साइंस है। बायोलॉजी हमारी साइंस है। हमने ये देखा कि
एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जो एक इल्म है वो है नफ्सियात का, जो कि वो भी एक साइंस है। जैसे मेरी जो फील्ड है नफ्सियात की वो एवोल्यूशनरी न्यूरोसाइकोलॉजी है, तो वो तो प्योर ब्रेन से रिलेटेड है कि आपका ब्रेन किस तरह रिएक्ट करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर, हमने एक बहुत अहम एक और डिस्कवरी ये हुई कि जब इस बुक को एक दूसरे मकसद के लिए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ये इसको लिखा और पूरा जब ये पब्लिश हो गई और फिर हमने पहले अमेज़ॉन पे डाली, लेकिन फिर अमेज़ॉन पे मिनिमम आपको प्राइस रखनी पड़ती है और ये काम फी सबरिल्ला किया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को इस पर एक पैनी भी खर्च करनी पड़े, ये सब फ्री में सबको ये मिल जाए किताब। तो इसलिए फिर हमने अपनी वेबसाइट पे रखा है इसको zohan.foundation पे। तो हमने फिर ये काम जब हो गया और इसका इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, तो फिर ये सोचा कि मेरी जो फील्ड है साइकोलॉजी की, उसमें मैं ये देखूँ कि कुरान किस तरह हेल्प करता है। आप शायद दोबारा हैरान हो जाएं ये सोच के देख के कि दुनिया में तमाम इंसानों में जो जिस किस्म के भी छोटे या बड़े नफ्सियाती अमराज पाए जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो टोटल है 373 373 जी। और ये एक होती है अमेरिकन साइकेट्रिक्स एसोसिएशन का एक बड़ा मोटा मैनुअल आता है हर 6-7 साल बाद, जिसको DSM कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड साइकोलॉजिकल डिजीजेस। उसका वॉल्यूम 5 है जो लेटेस्ट है। उसमें टोटल जो लिस्टेड है वो 373 डिसऑर्डर्स हैं। मैंने कुरान के सारे अहकामात को निकाला, क्योंकि 2000 दफ़ा बैक टू बैक कवर टू कवर पढ़ा कि एक दफ़ा हम पूरी लिस्टिंग कर लें कि कुरान में तमाम ऑर्डर्स को एक जगह कर लें। ये काम पहले नहीं हुआ था साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने तमाम छोटा भी हुक्म हो के जब मिलो तो सलाम कर लिया करो, उसको भी हमने, जो कि छोटा नहीं है लेकिन हमने उसको भी निकाला, सबको बना के लिस्ट डाउन किया। हुकूकुल इबाद निकले वो सारे, वो सब हुकूमत जो इंसानों के काम आते हैं, इंसानों के लिए अल्लाह ने बताया। उसको जब हमने टैली किया और कंप्लीट मैपिंग की 373 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, तो सब के सब का सलूशन मौजूद था इंतहाई नज़र ना आने वाले साइंटिफिक तरीके से। वो इस तरह कि अगर आपको गुस्सा आता है, आपकी तबीयत में गुस्सा है, तो इसका मतलब आपका ना एड्रेनलिन या डोपामीन, आपका कोई ना कोई हार्मोन बढ़ा हुआ है। तो होता ही है, हमारा इंसानों का जितना भी बिहेवियर है वो हमारी जो बायोलॉजी ही उसको डिटरमिन करती है। तो वो कैसे कम होता है अगर डोपामीन बढ़ा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, हमारे ये 8 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, बॉडी में, जो 50 किस्म से ज़्यादा की सिक्रीशंस या हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं। उन्हीं की ब्लड में ज़्यादती या कमी हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करती है, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को। कोई मरदम बेजार है, कोई बहुत शौक है, कोई बिल्कुल अनसोशल है, किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कोई शर्मीला बहुत है, ठीक है, कोई डरता बहुत है, किसी में खौफ बहुत ज़्यादा है, किसी भी किस्म का हमारा नफ्सियाती एक पहलू हो हमारी शख्सियत का, वो सब के सब हमारे ये हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, या हमारे जो सर्किटरी है, इलेक्ट्रिक करंट है जो न्यूरोस के दरमियान, जो सिनेप्सिस के दरमियान करंट है, या तो वो है या फिर हमारा जेनेटिक मेकअप में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है। तो ये 3 ही रीजंस होते हैं। इसको कैसे, मतलब फर्ज करें इसको गुस्सा ज़्यादा फर्ज करें चढ़ता है, तो वो क्या करें? देखिए, अब या तो ये कि मैं फर्ज करें आपको गुस्सा है, ठीक है, और आप हैं भी खान मिशी खान, गुस्सा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आता हो, तो हम ये कर सकते हैं कि आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपको एक टैबलेट्स दूंगा, ठीक है। वो SSRIs लाइन ऑफ मेडिसिन भी हो सकती हैं, SNRIs भी, जो आपको 6 माह से 1.5 साल तक खानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप इनको खाएंगी तो आपकी वो जो उसके दवा के नतीजे में वो हार्मोन खुद ब खुद कम होता जाएगा, ठीक है, और आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी तबीयत पैसिव हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल ही सुकून में आ जाएंगी और आपको गुस्से वाली बातों में भी गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। मैजिकल टाइम होता था, देयर वाज अ टाइम जो मुझे गुस्से वाली बात भी हो रही होती थी, मुझे फनी लग रही होती थी कि देखो यार ये इसको क्या पागल हो गया, यूं हो गया, वो हो गया। बट आई गेस विद टाइम एंड फिर जो हालात होते हैं, जो लोग जिस तरह की बातें करते हैं, उसमें भी आपको होता है ना कि बिल्कुल 100 अवामिल हैं आपको, मतलब। और आजकल तो जैसे जितना नफ्सा नफ्सी का दौर है और मादियत जितनी बढ़ रही है, इंसान को तो क्या गुस्सा, क्या उलझन, क्या एंग्जाइटी, क्या फियर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स तो होने ही होने हैं। उसका इलाज सिर्फ कुरान में मौजूद है, और वो इस तरह कि जैसे अब मैंने आपको मेडिसिन दी और आपने 6 माह से 1.5 साल तक खाई, उसके नतीजा क्या होगा? आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपका टाइम भी लगेगा, आप मुझे फीस भी देंगी, आपकी इंश्योरेंस से कटेगा, पैसे भी खर्च होंगे और साइड इफेक्ट्स लाजमी होंगे। कोई ह्यूमन मेड मेडिसिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट लाजमी होते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करती हैं कि आप, क्योंकि आप कहती हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिमा हूँ, और आप कुरान खोलती हैं और अल्लाह के अहकामात मौजूद है, गुस्सा मत करो, गुस्सा शैतान की तरफ से है, ठीक है। ए बंदो, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम अपने गुस्सों को, मेरे बंदे तो वो हैं जो अपने गुस्सों को रोकते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, काज़मीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, ठीक है। तो जब आप कहेंगे ये तो सुप्रीम कमांडर का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मैंने तो मानना ही मानना है, अब आप उन पर जबर करेंगी, अपनी विल पावर से आप अपने गुस्से को रोकेंगी। जब रोकेंगी तो केमिकल प्रोसेस एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। आपके इंटरनली वो डोपामीन या एड्रेनालिन या जो भी हार्मोन का लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। एक दफ़ा आप रोकेंगी, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ठीक है, वो आपकी फितरत सानिया बनती जाएगी, आपकी आदत बनेगी और आपकी तबीयत से गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हार्मोन गायब हो जाएगा या नॉर्मलाइज हो जाएगा आपके ब्लड में, ब्लड लेवल में आपका हार्मोन का लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा और आपकी शख्सियत एक नॉर्मल हो जाएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। इस तरह करने के नतीजे में क्या होगा?
ना आपका टाइम लगेगा, ना आपके पैसे खर्च होंगे, ना कोई साइड इफेक्ट, ना कोई दवाई खानी पड़ेगी, ना दवाई। और बेसिकली उसमें ये करना होगा कि आपको खुद ही टाइम करके कि यार इस वक्त मुझे इस चीज़ पे जिस तरह फोकस करना एक है। टेस्ट होता है। हाँ, अपने ईमान और खुदा खौफी के आलम की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चाहे तो फ़ौरन हो जाए, फ़ौरन हमारे सारे अवामिल जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सब खत्म हो सकते हैं। अगर आप में खौफ है तो खुदा कहता है मेरे तो बंदे तुम हैं जिनको ना कोई खौफ होगा, फला खौफ ना लहम वला हुम याज़नून, ना कोई गम होगा। तो फिर कैसा डिप्रेशन और कौन सा खौफ, जब सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर लेके हमने उस पर अमल करना है और अपने ऊपर हावी कर लेना है कि यस ये तो मैंने करना ही करना है, तो यू आर अ नॉर्मल पर्सनैलिटी, यू आर एन आइडियल पर्सनैलिटी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुप्रीम कमांडर, है ना, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अब अगर फ़र्ज़ करें इस तरीके से बात की जाए, क्योंकि लोग तो बहुत गलत इसके बता रहे होते हैं, लोगों को डरा रहे होते हैं, लोगों का अच्छा ये मुझे बताएं, क्योंकि आपने साइंस के हवाले से प्लीज़ कुरान पाक में जो जानवर हैं उनके बारे में क्या बताया गया है? बहुत कुछ है। अगर आप राइट्स के हवाले से बात करें तो कुरान इस्लाम ने राइट्स पेश किए जानवरों के, लेकिन हम जब मेडिकली देखते हैं तो बहुत आपको हैरत होगी कि अल्लाह मियां ने एक जगह फरमाया कि ये जितने भी जानवर हैं, जो ज़मीन के जानवर हैं और जो उड़ने वाले हैं और जो दो पैरों वाले, वो सब वो तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं। अच्छा जी बिल्कुल। जब हम कहते हैं ना कि ह्यूमन एवोल्यूशन की, जब हम बात करते हैं एक सिंगल सेल से, यखलुकुम फी नफ्सन वाहिदा, फिर नफ्सन वाहिदा, आपको एक सेल से पैदा किया गया, पूरे इर्तिका का प्रोसेस, जिसमें डार्विन ने तो कोई नहीं शामिल किया था, एनिमल्स थे, प्लांट्स नहीं थे, लेकिन आप प्लांट्स भी मौजूद हैं। सुम्मा अनबतकुम नबाता, तुम्हें पौधों ही की तरह उगाया। तो अल्लाह मियां की जो साइंस है उसमें तो उसी लाइफ ट्री का हिस्सा इंसान भी है, जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, और दरख्त भी हैं, और दरख्त भी हैं, बिल्कुल। तो वो भी अमसालक उम्मम अमसालकुम, तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं ये भी, यानी कि फाइलम्स, यानी कि ग्रुप्स, ये जानवर मौजूद हैं। तो दैट्स वाई हमारा एक रिलेशन है, जैसे हमारे और कुछ प्राइमेट्स में लाइक 98% सिमिलर डीएनए है। दैट्स वाई अभी कोरोना के बारे में भी जो वैक्सीन की रिसर्च हो रही है वो सबसे पहले मैमल्स में ट्राई की जाती है, ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं, तो आप फिर वो उसमें पहले रोडेंट्स पे करते हैं, फिर प्राइमेट्स पे करते हैं, इंसान भी प्राइमेट है, फिर वो इंसान के ट्रायल के काबिल होगी वो दवा भी। तो ये है जानवरों का इसमें रोल। फिर जानवरों के हैं, ऊँट को इशारा करके खासतौर पर इबल के बारे में कहा गया कि इसकी खलकत देखो, ऊँट वाकई एक मैजेस्टिक जानवर है, वो अनबिलीवेबल किस्म का एनिमल है जो डिफाई करता है तमाम एनिमल किंगडम के दूसरे रूल्स को, ठीक है। तो उसको खासतौर पर मिसाल देके अल्लाह ने बताया कि अल्लाह की शान पहचानो और देखो, इस तरह के जानवरों में है। तो और उनके साथ क्विकली से बता दें सलूक कैसा करना होता है इंसानों ने। पहली दफ़ा एनिमल राइट्स की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और उन्होंने बहुत, यहाँ तक कि आप देखें कि एक औरत थी जो बहुत अच्छी औरत थी, बड़ी नेक थी बज़ाहिर, लेकिन उसकी मरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ने कहा साहबा कराम ने कि शायद जन्नत में गई, बहुत अच्छी थी। कहा नहीं, इसने बिल्ली को एक बंद कर दिया था अपने कमरे में, और वो उसको सज़ा देने के लिए, और फिर वो भूल गई और उसमें वो फाके से बिल्ली मर गई। उस बिल्ली को वो सज़ा देने के नतीजे में ये औरत दोस्त की करार पाई, ठीक है। इस तरह ऊँट हो गए, गधे जो है मार हैं, उन सब पे ज़्यादा बोझ ना ला दो, उनको ज़्यादा अच्छा खाना खिलाओ, उनको तंगी का सामना ना करना पड़े, उनके पूरे हुकूक पूरे करो। यहाँ तक के बाज़ जो सेकेंडरी लाइन ऑफ बुक्स ऑफ हदीस हैं उनमें तो हमें बहुत सारी इस तरह की हदीस मिलती हैं कि उनकी जो ब्रीडिंग है वो किस तरह करो, ठीक है। उसमें भी राइट्स का ख्याल रखो, यानी कि इतना डीप डाउन गए, ठीक है। सोशल लाइफ ऑफ एनिमल, एक कैमल्स का हर्ड है, एक गायों का हर्ड है, बकरियों का हर्ड है, उनके लिए भी आप किस तरह करो। और वहाँ शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह बचपन में बीबी हलीमा के पास जो टाइम उनका 5 साल की उम्र में गुजरा, और वहाँ से उस नेचर में जो उन्होंने देखा बकरियों का और गडरिए के तौर पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, तो वहाँ पे उनमें अल्लाह ताला ने उस चीज़ में भी ट्रेन करवाया जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फितरत की मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्दे कोइस्तानी। तो वो चीज़ भी हमें नबी पाक से मिलती है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज थी नाज़रीन, वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल मेरी मुलाकात होगी 4:30 बजे, और आज का प्रोग्राम रात को 11:05 पे और कल सुबह 9:05 पे देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में। आज थोड़ी सी जल्दी में जो है ख़त्म करना पड़ा, और मैं हाफिज़ा शाहीना से गुजारिश है कि नाते रसूल मकबूल जो है वो सुना दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, और खुदा हाफ़िज़, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाफिज़ा सकीना। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब
यगाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। महरूमे करम हमको रखिए न सरे महाशर, महरूमे करम मुझको रखिए न सरे महाशर। जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है, जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बाने ज़माना है। जो रबे दो आलम का महबूब यगा